अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुशामदीद। आज मैं हासिल खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाई वजीह महमूद का 13th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो फायका के साथ लॉन्च में बैठा था। अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। सामने पड़ा हुआ मोबाइल उठाते उसने फवाद को कॉल की, जिसका नंबर इस वक्त दूसरी लाइन पर मसरूफ़ था। उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा ही था कि बाहर से आती गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। कुछ देर बाद लॉन्च में शहरियार दाखिल हुआ। गहरे नीले रंग के पेंट कोट में वो इस वक्त ऑफिस से आ रहा था। सामने शाहजैन और फायका लाशारी को बैठा देखकर वो उनके पास आया। व्हाट्सएप, कैसे हैं आप। वो आज 4 दिन बाद उससे मिला था। इन दिनों में उसने एक बार भी उसकी खैरियत पूछने की कोशिश नहीं की थी। ठीक हूँ, 2 लफ्ज़ी जवाब देते वो खामोश हुआ। सुना था काफ़ी बीमार हो गए थे आप, वो अपने असली अंदाज में बोला। मगर फिर भी तुमने एक बार भी मेरी तबीयत पूछना मुनासिब नहीं समझा। शाहजैन का लहजा सख्त जबकि अल्फाज तल्ख थे। एकदम उनके दरमियान खामोशी छा गई। फायका बेगम उसका शिकवा सुनते कुछ कहने ही लगी थी कि शहरियार बोल पड़ा। क्या करूं ब्रो, आप भी नहीं थे, डेट भी यहाँ नहीं है, तो काम का सारा बर्डन मुझ मासूम पर आ गया। आपकी खैरियत पूछने का वक्त ही नहीं मिल सका। शहरियार ने भी तकरीबन उसी के अंदाज में जवाब दिया। सही कह रहा है शहरियार, 4 दिन से बेचारा काम के दबाव में परेशान हो गया है। जाओ बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। फायका बेगम फ़ौरन शहरियार के दिफा में बोलने लगी, जिस पर शहरियार कदम उठाता चला गया। शाहजैन को फायका लाशारी से यही उम्मीद थी, मगर फिर भी बेजा उसकी हिमायत शाहजैन को बुरी लगी थी। कुछ लम्हे बाद फायका लाशारी भी उठकर चली गई। शाहजैन को हर गुजरते दिन के साथ इस बात पर यकीन आता जा रहा था कि उसकी अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक शहरियार उनके सामने ना हो, क्योंकि उसके सामने आते ही उसकी अहमियत मान पड़ने लगती। इस तजाद के पीछे छुपे वजह वो आज भी समझ न सका सिर था। गाड़ी से उतरते जावियार ने सामने खड़ी सबरीना को देखा, जो साथ खड़ी आबरू से बात कर रही थी। वो आज आबरू के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। मैंने ताजबिन से कहा भी था कि वो आज हॉस्पिटल न जाए। सबरीना ने अंदर दाखिल होते हुए आबरू को मुखातिब किया, जो उनके साथ साथ चल रही थी। मगर ये लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता और मजबूरन फिर मुझे जावियार को ऑफिस से बुलाना पड़ा। उन्हें ताजबिन पर बहुत गुस्सा था। उनके बहुत इसरार के बावजूद भी वो आज हॉस्पिटल गया था। अपना ज़रा ख्याल नहीं है उसको, बस हर वक्त काम काम काम। वो साथ चलती हुई आबरू से ताजबिन की शिकायत कर रही थी। तुम आ जाओ ना, एक बार तो उसे बिल्कुल ढील मत देना, मेरे ढील देने से ही बहुत बिगड़ गया है। उनकी बातों से खफगी जाहिर थी। साथ चलती आबरू गौर से उनकी बातें सुन रही थी। इस वक्त वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटे की बात न मानने पर उससे शदीद खफा थी। जबकि उनकी बातें सुनती नूर ने जावियार को मुखातिब किया। अम्मा जान तो शादी से पहले ही भाभी को भाई की शिकायतें लगा रही हैं, जिस पर जावियार उसके कान के करीब झुकता हुआ बोलने लगा, इसका मतलब इन सास बहू की खूब जमेगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जावियार का फ़ोन बजने लगा। वो कॉल उठाते कुछ फासले पर चला गया, जबकि सबरीना, नूर और आबरू के साथ उस वक्त कुछ जोड़े देखने में मसरूफ़ थी। ले अम्मू जान, आपका मसरूफ़ बेटा अपना कुछ कीमती वक्त निकाल कर आ गया है। जावियार उनके करीब आता बोला, अभी कॉल आई थी भाई की, हमारी लोकेशन पूछ रहे थे। उसकी बात पर सबरीना के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट दर आई। हाँ तो उसे जल्दी बुलाओ ना, जल्दी करो, इंतज़ार कर रहा होगा। वो जावियार को मुखातिब करते बोली, जबकि वो और नूर अम्मू जान के लहजे में ताजबिन के लिए मौजूद फिक्र देखते हुए हैरान हुए कि अभी कुछ देर पहले ही तो वो आबरू से उसकी शिकायतें कर रही थी। कुछ देर बाद ताजबिन उनके पास आ पहुँचा। आज तो डॉक्टर साहब अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर आए हैं। वो ताजबिन के कान के जानिब झुकता हुआ ज़रा धीमी आवाज़ में बोला, मगर उसकी ये धीमी आवाज़ नूर के कानों तक रसाई हासिल कर चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपनी तमाम जिम्मेदारियों का एहसास है। क्यों भाई। नूर फ़ौरन ताजबिन के दिफा में बोलने लगी, जिस पर जावियार आंखें घुमाता हुआ सबरीना की जानिब देखने लगा, जो अब अपनी हर मुंतखब करदा चीज़ आबरू के साथ साथ ताजबिन को भी दिखा रही थी। अब तुम आ गए हो ताजबिन, तो ज्वेलरी के लिए खुद आबरू को ले जाओ। सबरीना के पास खड़े ताजबिन को मुखातिब किया। वो तकरीबन सारी शॉपिंग कर चुके थे। उनकी बात पर ताजबिन ने एक नज़र आबरू की जानिब देखते हुए अस्बात में सर हिलाया। वाह भाई वाह, इतनी ताबेदारी। जावियार की आवाज़ कानों में पड़ते ही ताजबिन ने उसे घूरा, जबकि उसका जुमला सुनते नूर ने उसके बाजू पर कोहनी मारते उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। जावी के बच्चे, कुछ देर के लिए अपना मुँह बंद करो। सबरीना ने अपने साथ खड़ी आबरू को मुखातिब किया। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। वो आबरू से मिलते हुए नूर को साथ लिए चल पड़ी। अब वहाँ आबरू, ताजबिन और जावियार मौजूद थे। चलें। ताजबिन के कहने पर आबरू अस्बात में सर हिलाते हुए उसके पास आई, जबकि पास खड़ा जावियार मध्यम आवाज़ में बोला, बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब। वो ये कहते हुए फ़ौरन वहाँ से चला गया। ताजबिन ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए
सर झटका और आबरू को साथ लिए आगे बढ़ गया। कैसी हैं आप? ये आज उनके दरमियान होने वाली पहली गुफ्तगू थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो दोनों कदम उठाते एक दूसरे के साथ चल रहे थे। यूं ही हल्की फुल्की गुफ्तगू करते वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। ज्वेलरी सेट के इंतखाब के लिए ताशफीन ने आबरू को आगे किया, मगर अब आबरू उसे क्या बताती कि उसे तो ज्वेलरी के बारे में कोई खास मालूमात ही ना थी, ना ही कोई पसंदीदा इंतखाब। वो तो बचपन से इन चीज़ों से दूर भागती आई थी। ज्वेलरी के नाम पर उसने आज तक सिर्फ घड़ी और कानों में टॉप्स ही पहने थे। वो काफ़ी देर सामने रखे उन सेट्स को देखती रही। जब कुछ वक्त गुजरने के बाद भी आबरू उनमें से किसी का इंतखाब ना कर सकी तो ताशफीन ने उसके चेहरे की जानिब देखा, जिस पर छाए हुए तासुरात उसकी कैफियत समझाने के लिए काफ़ी थे। मैं कुछ मदद करूं? ताशफीन की इस पेशकश पर आबरू का फौरन ही अस्पात में हिलता हुआ सर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कुछ देर बाद वो मिलकर कुछ सेट्स मुंतखब कर चुके थे। कुछ रिंग्स दिखाइएगा प्लीज़, ताशफीन ने दुकानदार की जानिब देखते कहा, जिस पर अब वो रिंग्स के डब्बे आबरू के सामने रख रहा था। रिंग पसंद करें आबरू? ताशफीन के कहने पर अब आबरू के लिए एक और इम्तिहान सामने खड़ा था। उसे आज पहली बार ज्वेलरी में अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ था। आजकल फैशन में कौन से डिज़ाइंस थे उसे कुछ इल्म ना था, मगर कुछ लम्हे बाद ही वो अपने लिए एक अंगूठी मुंतखब करने में कामयाब हुई थी। उसने दाएं जानिब रखे डब्बे में मौजूद तीसरी अंगूठी की जानिब इशारा किया, जिसमें सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत मोती नस्ब था। पहन कर देखें आबरू। ताशफीन के कहने पर उसे शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो भूल गई थी कि अंगूठी खरीदते वक्त उसका साइज़ देखना सबसे अहम है। उसे लगा जैसे ताशफीन आज इस लम्हे उसे ये सब चीज़ें सिखा रहा है। न जाने क्यों उसकी सारी बाएतमादी कहीं दूर जा सोई थी। आबरू ने फ़ौरन वो रिंग पहनते अपना हाथ ताशफीन की जानिब किया। परफेक्ट, वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू रिंग उतारने ही लगी थी कि उसके सामान से ताशफीन की आवाज़ टकराई। उतारे मत, पहने रखें। आबरू ने खामोशी से अपना हाथ नीचे कर लिया। सेट्स की कीमत वो पहले अदा कर चुका था। अब दुकानदार उसे उस अंगूठी की कीमत बता रहा था, जिसे सुनते आबरू को हैरत का एक झटका लगा। इतनी सी अंगूठी और इतनी कीमत, ये भी यकीनन उसकी लाइल्मी का नतीजा था। आप ये रहने दें, मैं कोई और, उसने फ़ौरन ताशफीन को मुखातिब करते मध्यम आवाज़ में कहा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ताशफीन बोलने लगा। चीज़ पसंद करना आपका काम है आबरू, कीमत की फ़िक्र आप मत करें, इसे अदा करने के लिए मैं हूँ ना, उसने मध्यम आवाज़ में कहते कार्ड दुकानदार के जाने बढ़ाया, जबकि आबरू ने एक भरपूर नज़र अपने साथ बैठे ताशफीन पर डाली। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत थी। आबरू इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। सामने फाइल्स का एक ढेर लगा रखा था, जिसमें से सबसे ज़रूरी फाइल्स उठाते वो एक बैग में रख रही थी। आज से 10 दिन बाद उसका निकाह था और अभी बहुत से काम बाकी थे। वो इन्हीं कामों में मसरूफ़ थी कि सारा बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रही हो आबरू? वो सामने बेड पर बिखरी हुई फाइल्स देखते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मी, बस ज़रूरी फाइल्स अलहदा कर रही थी। उसने एक और फाइल उठाते हुए बैग में डाली। अभी राबिया की कॉल आई थी, उसने कल रात सबको दावत पर बुलाया है। सब? आबरू ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। सबरीना को भी कहा है और मुझे भी। वो चाह रही थी कि शादी से पहले एक बार सबकी मुलाकातें हो जाएं। फातिमा और फैज़ान भी सबरीना से मिल नहीं पाए तो उनको मदू करते। वो चाह रही थी कि हम भी कल वहाँ जाएं। उनकी बात पर आबरू ने अस्पात में सर हिलाया। मुलाकात से याद आया, राबिया बता रही थी कि तुम्हारी ताया ताशफीन की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वो बहुत सुलझा हुआ सलीकामंद बच्चा है। आबरू खामोशी से सुनते अपना काम कर रही थी। नज़र फ़ौरन हाथ में पहनी हुई उस अंगूठी पर गई, जिसमें लगा सफ़ेद मोती चमक रहा था। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं इतना कम है, साले बेगम के लहजे में तशक्कुर था। उनकी बात पर आबरू के चेहरे को एक तमानियत भरी मुस्कुराहट ने छुआ कि नज़रों के सामने स्याह रंग की एक फ़ाइल आई। अम्मी, ये उस जगह की फ़ाइल है, आप इसे संभाल कर रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इस पर काम शुरू करवा दूंगी। उसने फ़ाइल सालिया बेगम की जानी बढ़ाई, जिसे थमते सालिया बेगम ने अस्पात में सर हिलाया। उसने टेबल से कप उठाते हुए सामने पड़ी फाइल्स पर एक नज़र डाली। वो आज 1 हफ्ते बाद ऑफिस आया था। बकौल फ़ाइका लाशारी के शहरियार ऑफिस का सारा काम बखूबी संभाल चुका था, मगर यहाँ तो काम जो का तू पड़ा था। दरवाजे से दाखिल होते हुए फवाद ने उसे अपनी जानी मुतवज्जा किया। इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस, मगर कोई जवाब नहीं, और आज एकदम कॉल पर हुक्म दिया जाता है कि मुझे तुमसे मिलना है। वो गुस्से से कहता हुआ उसके सामने आ बैठा। इस रवैये की वजह जान सकता हूँ क्या? वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी टेबल पर रख चुका था। शाहसेन खामोशी से उसे देखता रहा। जवाब देना पसंद करोगे या अब भी पहले की तरह ही इग्नोर करने का इरादा है? उसकी खामोशी पर फवाद के गुस्से में इजाफा हुआ।
मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, बस मेरे किसी से बात करने का दिल नहीं था, चाहे कोई कितना भी परेशान हो। फवाद फौरन बोला, जिस पर शाहजैन ने कप टेबल पर रखा। तो तुम घर पर भी तो आ सकते थे ना? शाहजैन के इस सवाल पर फवाद बोलने लगा, आया था मगर तुम आराम फरमा रहे थे तो शहरयार से मिलकर वापस आना पड़ा। उसके पास हर बात का जवाब था। अच्छा ना यार, अब छोड़ो इन बातों को, कॉफ़ी लोगे? शाहजैन ने मौजू बदलना चाहा, जिस पर फवाद ने इस्बात में सर हिलाते हुए उसकी मुश्किल आसान की। तो मुझे ये बताओ कि इस दिन डॉक्टर के पास गए थे रिपोर्ट्स लेकर? इस सवाल पर शाहजैन के चेहरे का रंग एकदम बदल गया, जिस पर काबू पाते हुए उसने इस्बात में सर हिलाया। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? एक और सवाल। कुछ खास नहीं, बस चंद दवाइयाँ दी हैं और स्मोकिंग से मना किया है, मुख्तसर जवाब देते हुए खामोश हुआ। सब टेस्ट क्लियर थे? एक और सवाल, जिस पर शाहजैन ने एक बार फिर इस्बात में सर हिलाया। थैंक गॉड, वरना मैं तो सच में डर गया था कि कहीं कोई बड़ा मसला ना बन जाए। सामने बैठा शाहजैन खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वह क्यों इस बात को सबसे छुपा रहा था वो नहीं जानता था। शायद उसे खुद भी डॉक्टर की बात पर यकीन न था कि आखिर एकदम उसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती थी। तुम्हें अब सिगरेट छोड़ देनी चाहिए शाहजैन, बिल्कुल भी बद एहतियाती नहीं करनी। फवाद उसे समझाता हुआ बोला। ओके बॉस। शाहजैन बमुश्किल मुस्कुराया। सूरज गुरूब होते ही अंधेरा आसमान पर छाए तमाम रोशनी को निगलने लगा और देखते ही देखते आसमान ने सियाह चादर ओढ़ ली। वो सब आज फिर राबिया बेगम के घर मौजूद थे। लॉन्च में पड़े एक सोफे पर फैजान राबिया बेगम के साथ बैठा था, जबकि दूसरे सोफे पर फातिमा के साथ सानिया बेगम मौजूद थी। आफाक भी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था और अभी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में गया था। वो सब इस वक्त सबरीना और उसके खानदान के मुंतज़िर थे। महमल, रुतबा, आबरू और इसबा के साथ अपने कमरे में थी, जबकि दो बेहतरीन सहेलियां हरम और लाइबा बाहर लॉन में थी। हॉल की बुकिंग हो गई थी ना फैज़ान? राबिया बेगम के सवाल पर फैज़ान बोलने लगा। जी आपा, मैंने बारात के हॉल की बुकिंग तो करवा ली है, पर वलीमे का आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। वो बेक वक्त लड़की वाले भी थे और लड़के वाले भी। मैं आज सबरीना से इस बारे में बात करूंगी। उनके जवाब पर फैज़ान ने इस्बात में सर हिलाया कि बाहर से हरम तेज तेज भागती हुई अंदर आई। क्या हुआ हरम? उसे हाँफता हुआ देखकर राबिया बेगम बोली। वो लाइबा बाहर बेहोश। वो फूलती हुई सांस के दरमियान अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। लाइबा का नाम सुनते ही फैज़ान के चेहरे का रंग फाक हुआ। वो तेजी से बाहर की जानिब भागा, जबकि फातिमा भी उसके पीछे पीछे थी। सानिया बेगम हरम को पानी देते राबिया बेगम के साथ बाहर गई, जहाँ फैज़ान लॉन में ज़मीन पर लेटी हुई लाइबा को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो उसके करीब गई। इसके होठ तो नीले पड़ रहे हैं फैज़ान, तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, मैं अफ़ाक को बुलाती हूँ। राबिया बेगम फैज़ान से कहती हुई तेज़ी से अंदर गई, जबकि फैज़ान ने लाइबा का माथा चूमते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और कदम उठाते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ा। लाइबा को क्या हुआ था हरम? महमल ने हरम को मुखातिब किया। वो सब लॉन्च में आ गए थे, जबकि अफ़ाक और फैज़ान लाइबा को हॉस्पिटल ले गए थे। मुझे नहीं पता अभी, मैं और लाइबा बस एक दूसरे को पकड़ने के लिए लॉन में भाग रहे थे कि एकदम वो रुक गई और मेरे पास पहुंचने से पहले वो बेहोश हो गई। हरम के इस जवाब पर सामने राबिया बेगम के साथ बैठी फातिमा फ़ौरन लाइबा की बेहोशी की वजह समझ गई। वो अपनी तबी हालत की वजह से ज़्यादा भाग नहीं पाती थी, मगर फिर भी उनका दिल उसके लिए बहुत परेशान था। वो सब यूं ही बैठे थे कि बाहर से आती गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो सब मुतवज्जा हुए। इस परेशानी में वो ये फरामोश कर गए थे कि वो किसी के मुंतज़िर थे। कुछ देर बाद सबरीना और नूर लाउंज में दाखिल हुए, जबकि उनके पीछे ताजबीन और ज़ावियार आ रहे थे। वो सब अपनी जगह छोड़ते हुए उठ खड़े हुए। राबिया बेगम ने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए खुरसली से उनका इस्तकबाल किया। अभी उन्हें आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि सबके चेहरों से सबरीना को कुछ अजीब महसूस हुआ, जिस पर उसने सानिया बेगम से सवाल किया, जिस पर वो उन्हें कुछ देर पहले हुई वाक़ये के बारे में बताती चली गई थी। बात आहिस्ता आहिस्ता ताजबीन तक पहुंची, जो खुद फैज़ान और अफ़ाक की गैर मौजूदगी पर हैरान था। ताजबीन तक खबर पहुंचते ही वो बगैर एक लम्हा ज़ाया किए हुए हॉस्पिटल की जानिब निकल गया। सबने उसे रोकने की कोशिश की थी। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं बस अभी कुछ देर में ही उन्हें साथ लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह। ताजबीन के इस जवाब पर सब खामोश हो गए थे, जबकि अफ़ाक या फैज़ान में से किसी की कॉल उन्हें मौसूल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। राबिया बेगम के कहने पर वो सब खाना लगाने में महमल की मदद कर रही थी। लॉन्च में बैठी फातिमा चेहरे से ही बहुत परेशान नज़र आ रही थी कि पास बैठी सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनकी तसल्ली पर फातिमा ने उनकी जानिब देखा। इंशाअल्लाह, फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
हॉस्पिटल पहुंचते ही लाइबा को इमरजेंसी में ले गए थे और तकरीबन 20 मिनट बाद ही ताशफिन भी वहाँ पहुँच गया था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ फैज़ान के पास पहुंचा, जिनके चेहरे पर छाए तासुरात से वाज़ेह था कि वो इस वक्त कितने परेशान हैं। ताशफिन को अपनी जानिब आता देखकर वो उठ खड़े हुए, जबकि उनके साथ मौजूद आफाक फ़ोन पर राबिया बेगम से बात कर रहा था। आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। उसने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनको तसल्ली दी और कदम उठाता हुआ इमरजेंसी रूम में चला गया। वो लाइबा को उसी हॉस्पिटल में लाए थे जहां उस रोज़ वो ताशफिन से मिलने आए थे। कुछ देर बाद ताशफिन उन्हें बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो तेज़ी से उसकी जानिब गए। बेटा बेटा, लाइबा ठीक तो है ना? उनके अल्फाज टूट रहे थे। जी वो ठीक है, आप यूँ परेशान मत हो, बस कुछ देर में डॉक्टर्स भी बाहर आते होंगे। वो उन्हें वापस बेंच पर बैठाता हुआ बोला, मैं जानता हूँ औलाद की तकलीफ वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर आप तसल्ली रखें, वो अब ठीक है। कुछ देर में उसे होश भी आ जाएगा इंशाल्लाह। वो उनके साथ बैठा उन्हें तसल्ली दे रहा था, जबकि फैज़ान की आंखों में अब नमी आने लगी थी। लाइबा उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा था, उसकी वाहिद औलाद थी। उसकी तकलीफ बर्दाश्त करना वाकई फैज़ान के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद वो उन दोनों को अपने ऑफिस में ले आया था। आफाक राबिया बेगम को फ़ोन करते लाइबा की खैरियत दे चुका था। लाइबा की इस हालत का अंदाज़ा आपको कब हुआ था? फैज़ान ताशफिन को लाइबा की तबी हालत के बारे में सब तफसीलात दे चुका था। तकरीबन आज से 15 साल पहले, जब वो सिर्फ 2 माह की थी, फैज़ान ने ताशफिन को जवाब देते हुए कहा, और तब से ही उसका इलाज जारी है। वो खामोश हुए। लाइबा की सर्जरी मुमकिन है, जिसके बाद उसकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मुझे मालूम है बेटा, डॉक्टर्स ने बहुत बार मुझसे कहा है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। अल्लाह ना करे अगर उसे सर्जरी के दौरान वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सके। आपकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, मगर इस तरह वो पूरी ज़िंदगी यूं ही छोटी से बदएहतियाती पर मुश्किलात का सामना करती रहेगी। एक नॉर्मल इंसान की तरह हर काम करने की सलाहियत से महरूम रहेगी। और फ़िलहाल तो ये मसला सर्जरी के ज़रिए हल किया जा सकता है, पर अगर कल को उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई तो फिर मामला मज़ीद संगीन हो जाएगा। वो पेशवराना अंदाज में फैज़ान को समझा रहा था, जिसे फैज़ान गौर से सुन रहे थे। ताशफिन ठीक कह रहा है मामू, इससे पहले कि उसकी हालत वक्त के साथ साथ मज़ीद बिगड़ जाए, आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। आफाक ताशफिन की बात से मुत्तफिक होता बोला। इससे पहले कि फैज़ान कुछ कहते, दरवाजे पर दस्तक हुई और नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर, मरीज को होश आ गया है, वो ताशफिन को इत्तला देती हुई बोली, जिस पर वो तीनों अपनी जगह छोड़ते हुए उठ खड़े हुए। अंदर दाखिल होते ही फैज़ान की नज़र लाइबा पर पड़ी, जो बेड पर आंखें बंद के नीम दराज थी, जबकि नर्स उसकी ड्रिप ठीक कर रही थी। उसे यूं देखते हर बार फैज़ान का दिल खून के आंसू रोता। उसकी औलाद इस उम्र में ही कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी। वो नहीं जानता था कि उसकी एक और औलाद थी, जिसने अपना पूरा बचपन सिर्फ मसाइब और मुश्किलात ही से देखी थी, जिसका पूरा बचपन सिर्फ महरूमियों में गुजरा था। फैज़ान कदम उठाता उसके करीब गया, जबकि ताशफिन नर्स से लाइबा के बारे में बात करने में मसरूफ़ था। आफाक फातिमा बेगम को लेने घर गया था, क्योंकि डॉक्टर ने लाइबा को कल सुबह डिस्चार्ज करने का कहा था। लाइबा, मेरा बच्चा, वह हाथ उसके चेहरे पर रखते बोले, जिस पर लाइबा ने अपनी बंद आंखें खोलते फैज़ान की जानिब देखा, मगर खामोश रही। फैज़ान ने झुकते हुए उसका माथा चूमा। बाबा, डोंट वरी, आई एम फाइन, वह नकाहत ज़्यादा आवाज़ में अपने बाप को तसल्ली दे रही थी, जिस पर फैज़ान ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए और दोबारा झुकते हुए उसका हाथ चूमा। उसे लाइबा अपनी ज़िंदगी से बढ़कर अजीज़ थी, जिसके पास खड़ा ताशफिन औलाद के लिए बाप की मोहब्बत और शफकत देखते मुस्कुराया। न जाने क्यों, मगर एकदम उसे अपनी इस महरूमी का एहसास हुआ कि उसने तो अपने बाप का लम्स आज तक महसूस न किया था। बाप की मोहब्बत कैसी होती है वो कभी जान ही न पाया। अपनी सारी सोचें झटकते वो आगे बढ़ता उनके करीब गया। देखें फैज़ान साहब, आपकी बेटी कितनी बहादुर है, इन छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल परेशान नहीं होती। वो वाकई खुद भी उसकी हिम्मत से मुतासिर हुआ था, जो तकलीफ़ में भी अपने बाप को तसल्ली दे रही थी। ताशफिन के करीब आने पर वो उसकी जानिब देखने लगी। डॉक्टर, टेल हिम नॉट वरी अबाउट मी, आई एम टोटली फाइन, वो अब ताशफिन को कह रही थी कि उसके बाप को तसल्ली दे, जिस पर ताशफिन ने मुस्कुराते हुए अस्वाद में सर हिलाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ताशफिन बेटा, तुम यूँ सब छोड़कर मेरे लिए यहाँ आए और मुझे समझाया कि मेरी बच्ची के लिए क्या बेहतर है। मैंने सोच लिया है कि मैं वापस जाकर फ़ौरन डॉक्टर से सर्जरी की बात करूँगा। वो तशक्कुर भरे लहजे में बोले। इससे पहले कि ताशफिन कुछ कहता, लाइबा की आवाज़ उनकी समाज से टकराई। ओह, सो यू आर डॉक्टर ताशफिन, आबरूज फ्यूचर हस्बैंड, वो लहजे में इश्तियाक लिए बोली। हरम हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू। उसकी बातों पर वो दोनों मुस्कुराए।
नाइस टू मीट यू ताशफिन भाई। वह हाथ ताशफिन की जानिब बढ़ाते हुए बोली। हरम से ताशफिन भाई का जिक्र उसने बहुत बार सुना था। ताशफिन ने एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ की जानिब देखा और आगे बढ़ते मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया, जबकि पास खड़ी फैज़ान मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। हासिल जिस्त अस्कलम वजीहा महमूद, किस्त नंबर 13। रात के इस पहर आसमान सिया चादर ओढ़े पुरसकून था। हर सो मुकम्मल तारीकी थी। कमरे में लगी घड़ी रात के 2 बजा रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते आबरू आई। चेहरे से टपकती पानी की बूंदें वो दुपट्टे से साफ करते उसने नज़र बेड पर लेटी हुई रुतबा पर पड़ी, जिसके हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन रोशन जबकि उसकी आंखें बंद थी। यकीनन वो सो चुकी थी। आबरू कदम बढ़ाते हुए आईने के सामने आई और जुड़े में बंधे बालों को खोलते उसकी नज़र अपने हाथों पर लगी मेहंदी पर पड़ी। बेसाख्ता उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो खुश थी मगर परेशान भी। कुछ देर बाद वो दोबारा बालों को बांधते हुए बेड की जानिब चल पड़ी। हाथ बढ़ाते रुतबा का मोबाइल उठाया, जिसकी स्क्रीन पर आज के फंक्शन की तस्वीरें मौजूद थीं। उस तस्वीर में साले बेगम के अतराफ वो चारों खड़ी थी। आज शाम में उनकी मेहंदी की एक छोटी सी रस्म थी। इस तस्वीर में उसका और इस्पा का गरारा बिल्कुल एक जैसा था, गुलाबी और हल्के सब्ज रंग का बेहतरीन इम्तिजाज। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और कानों में पहने फूलों से बने हुए आवेज़ उन दोनों को मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। उनके साथ खड़ी हुई रुतबा और हरम को देखते एकदम उसे वो तस्वीर नामुकम्मल महसूस होने लगी। इस खानदान के 2 अफराद जो उस तस्वीर का हिस्सा न थे, उनकी कमी आबरू को शिद्दत से महसूस होने लगी थी। आंखों में नमी लिए उसने मोबाइल बंद करते साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेटते आंखें बंद कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी के इतने अहम दिन पर उसके 2 करीबी रिश्ते उसके साथ उसके पास नहीं होंगे। वो मजबूत थी मगर खुशी और गमी के मौके पर अपनों की याद इंसान को कमज़ोर कर ही देती है। एक जानिब उस घर के छोड़कर जाने का दुख था तो दूसरी जानिब खुद से बिछड़े अपनों की याद। आंसू अब उसके पलकों की बार तोड़ते हुए रुखसार पर गिरने लगे थे। वो आंखें खोलते हुए उठ खड़ी हुई और अलमारी की जानिब चल पड़ी। अलमारी से एक तस्वीर निकालते हैं वो वापस बेड पर आ बैठी और तस्वीर आंखों के सामने की। वो हयात सिद्दीकी और आबरू की तस्वीर थी। उस तस्वीर को चूमते वो बेआवाज़ रो रही थी। आज काफ़ी अरसे बाद उसका दिल चाह रहा था कि हयात साहब उसके सामने हों और वो उनके गल लग जाए, मगर ये आरजू, ये ख्वाहिश अब हमेशा अधूरी रहने वाली थी। वो काफ़ी अरसे से कामों में इतनी मसरूफ़ थी कि उनसे मिलने कब्रिस्तान भी नहीं जा पाई थी, जिसका एहसास उसे आज बहुत शिद्दत से हो रहा था। जबकि दूसरे कमरे में सालिया बेगम के साथ लेटी इस्फा भी इन्हीं कैफियत से 2-4 थी। इन दोनों की कमी आज उसे भी शिद्दत से महसूस हो रही थी। रोते रोते उसकी आंखें अब सुर्ख पड़ चुकी थी। अपने मोबाइल से हफ्सा की तस्वीर निकालते वो बार बार उसे देख रही थी। काश वो आज उन सब के साथ होती। काश उसने अपनी आंखों से अपनी बहन की अज़दवाजी ज़िंदगी का हाल देखा था और यही वजह थी कि वो खुद शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती थी। मगर गुजरते वक्त के साथ साथ उसे आफाक पर एतमाद होने लगा था कि वो आदिल जैसा मर्द नहीं है। वो औरत की इज्जत करना बखूबी जानता है। ये रात उन दोनों के लिए भारी थी। वो दोनों कल अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने वाली थी और नया सफ़र अक्सर खुशियों के साथ परेशानी भी लाता है। सामने पड़ी फाइल्स बंद करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। हाथ में पकड़ी सिगरेट एस्ट्रे में फेंकते वो कदम उठाता बाहर की जानिब चल पड़ा। तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी आते ही वो डॉक्टर की हर बात को नज़रअंदाज करते एक बार फिर अपनी असली लापरवाही इख्तियार कर चुका था। उसके बढ़ते कदम फयाज लाशारी की ऑफिस की जानिब थे। वो 2 दिन पहले ही लाहौर से वापस आए थे। डैड अंदर हैं? उसने सामने बैठे असिस्टेंट को मुखातिब किया। जी सर, पर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले शाहजैन दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो चुका था, जहाँ उसकी नज़र फयाज लाशारी पर पड़ी थी, जो सामने बैठे शख्स से बात करते करते एकदम खामोश हो गए। वो एकदम आगे बढ़ा कि नज़र सामने बैठे गफ्फार पर पड़ी। वो मज़ीद कदम बढ़ाता हुआ गफ्फार के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठा। लगता है कोई बहुत अहम बात हो रही थी। वो उन दोनों को एकदम खामोश होने पर शाहजैन फयाज साहब की जानिब देखते बोला, और मैं गलत वक्त पर आया हूँ। इस बार उसने गफ्फार की जानिब देखा। वो कंपनी का CEO होने के साथ साथ उस कंपनी का सबसे पुराना मुलाजिम था। फयाज साहब अपनी हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट में उसे साथ रखते थे। वो उनके लिए एक निहायत काबिल एतबार इंसान था। हाँ, बात तो वाकई बहुत अहम थी। फयाज साहब उसे मुखातिब करते बोले, जिस पर शाहजैन ने आबरू उचकाए। हम सोच रहे हैं कि गुलबर्ग वाली ब्रांच का इंचार्ज तुम्हें बना दिया जाए, यानी वो ब्रांच तुम्हारे नाम कर दी जाए। फयाज साहब की बात पर वो चौंका। ओह रियली? उसकी बात पर फयाज लाशारी ने अस्वाद में सर हिलाया।
यस, वैसे भी अब तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम अपना बिजनेस खुद देखो। नाइस। और एकदम आपको ये ख्याल कैसे आया? ख्याल कैसे आया उसे छोड़ो, ये बताओ कि ख्याल कैसा है? उसके सवाल के जवाब में वो भी उससे सवाल करने लगे। ख्याल बुरा तो नहीं है, शाहजेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर डन है कि अगले हफ्ते एक मीटिंग में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। जवाब देते हुए फैज लाशारी भी खुश नजर आ रहे थे। गफ्फार, इस मीटिंग से मुतालिक सारे इंतजाम तुम बजाते खुद देखना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर इस मामले में एतबार नहीं कर सकता। श्योर सर, आप बेफिक्र रहें। वह मुख्तसर बात करता हुआ उठ खड़ा हुआ और कदम उठाता बाहर चला गया। वैसे डेट बताए तो सही, आपको ये ख्याल कैसे आया? शाहजेन का सवाल अब भी वही था। सब्र रखो, आज की तारीख में तुम्हें पता चल जाएगा। अब जाओ शाबाश और आज की मीटिंग की तैयारी करो। उनकी बात पर शाहजेन कुछ लम्हे वहाँ बैठा रहा और फिर कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। शादी हॉल में इस वक्त गहमा गहमी का समा था। इसबा की बारात आ चुकी थी। अब इंतजार था तो ताशरीन और सबरीना का। अपना अक्स सामने दीवार पर नस्ब आईने में देखते इसबा ने आबरू की जानिब देखा, जो मोबाइल हाथ में थामे किसी गहरी सोच में गुम थी। वो दोनों इस वक्त शादी हॉल में कोने पर बने एक कमरे में मौजूद थी। उन दोनों का निकाह भी यही तय पाना था। मैरून रंग के लहंगे में मलबूस सुनहरे रंग का जेवर पहने इसबा बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप से उसके तमाम नकुश मजीद पुरकशिश हो गए थे, जबकि दूसरी जानिब गहरे सुर्ख रंग के लहंगे में मौजूद आबरू आज पहले बार इतना तैयार हुई थी। कानों में पहने झुमके, गर्दन में मौजूद भारी हार, माथे पर सजी बिंदिया, चेहरे पर हुआ खूबसूरत मेकअप, वो आज वाकई जाजिब नजर लग रही थी। आबरू को बार बार अपनी गर्दन छूते देख इसबा उसे मुखातिब करने ही वाली थी कि रुतबा अंदर दाखिल हुई। गहरे नीले रंग के पांव तक आती फ्रॉक के साथ सुरमई रंग का दुपट्टा लिया वो उनके करीब आई। आपकी बारात तो आ गई है इसबा मैडम, अब इंतजार है तो डॉक्टर साहब का कि वो कब बारात लेकर पहुंचते हैं। वो चेहरे पर आए बालों को पीछे करते बोली कि इतने में हरम और लाइबा अंदर दाखिल हुई। उन दोनों के हल्के आसमानी रंग की फ्रॉक्स एक जैसी थी। लाइबा उनके पास आई। आई एम अनेबल टू डिसाइड हु इज़ लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर इसबा और आबरू एक दूसरे की जानिब देखते मुस्कुराई। कुछ देर बाद वो तीनों वापस चली गई, मगर इस बार भी इसबा के आबरू को मुखातिब करने से पहले मेहमान अंदर दाखिल हुई और उनके पास आ बैठी। कुछ देर बाद राबे बेगम और साले बेगम भी उनके पास थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि राबे बेगम वापस बाहर हॉल में चली गई। मेहमान भी उनके पीछे जाने लगी, मगर जाने से पहले वो इसबा के पास आते मध्यम आवाज़ में बोलने लगी, आज तो भाई गए काम से। अगर आज वो तुमसे नज़र नहीं हटा सके तो इसमें उनका नहीं तुम्हारा कसूर होगा। उसके गुलाबी होते हुए रुखसार देखते वो हंसते हुए बाहर चली गई। राबे बेगम बाहर स्टेज पर सुनहरे रंग की शेरवानी में मलबूस अफ़ाक के साथ बैठी थी। मुझे आज तुम्हारे अब्बू की कमी महसूस हो रही है। उनकी नज़रों का मरकज़ उनका बेटा था, जो आज निहायत खूबरू और वजीह लग रहा था। अगर आज वो हमारे दरमियान होते तो बहुत खुश होते। वो आबदीद हो गई थी। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी पुराने जख्म खुशी और गमी के मौके पर ताज़ा हो जाते हैं। खुद को संभाले अम्मी। अफ़ाक उनकी आंखों में मौजूद नमी को देखता हुआ बोला कि नज़र स्टेज की जानिब आते फैज़ान पर पड़ी। वो उनके पास आते राबे बेगम से कुछ बात करने लगे कि उनका फ़ोन बजने लगा। हाथ में थामा हुआ मोबाइल आंखों के सामने किया। सायमा भाभी। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर बेइख्तियार उनकी ज़बान से ये नाम निकला। कॉल उठाते उन्होंने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात पर उनके चेहरे का रंग एकदम बदला, जिसे देखते राबे बेगम अपनी जगह छोड़ते हुए उनके पास आई। कौन सा हॉस्पिटल में? कुछ देर बाद फैज़ान के कहे ये अल्फाज उनकी समाज से टकराए। वो सब फिक्रमंद चेहरे लिए वही हॉल में एक कोने में बैठे थे। जलाल ताई की तबीयत एकदम बहुत बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए थे। सायमा ताई ने हॉस्पिटल पहुंचकर फैज़ान को फ़ोन किया था, जिसके बाद से वो सब यूं ही परेशान बैठे थे। उनकी खुशी एकदम मान पड़ने लगी थी। हमें भाईजान के पास जाना चाहिए फैज़ान, राबे बेगम फैज़ान को मुखातिब करती बोली, जो मोबाइल पर किसी का नंबर डायल कर रहे थे, जबकि पास खड़े हुए साले बेगम राबे बेगम को तसल्ली दे रही थी। नहीं आपा, हम यूँ सब छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ ही देर में बारात आने वाली है, बच्चों का इतना अहम दिन है, हम यूँ। मगर फैज़ान, भाईजान के पास जाना भी तो ज़रूरी है ना? राबे बेगम उनकी बात काटते बोली। उनके आंखों में आंसू देखते अफ़ाक आगे बढ़ते उनके पास आया और उन्हें अपने साथ लगाते तसल्ली देने लगा। आप परेशान ना हो आपा, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप बस यहाँ के सारे मामला देख लीजिएगा। फैज़ान की बात पर राबे बेगम फ़ौरन बोली, मगर फैज़ान, तुम्हारे बगैर मैं मजबूरी है आपा, हम में से किसी एक को यहाँ रहना होगा। पास खड़ी फातिमा भी परेशान नज़रों से उन्हें देख रही थी।
आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ पहुँचकर आपको मुतला करता रहूँगा। फैजान राबी बेगम को तसल्ली देता बोला और कुछ देर बाद वो बारात को पहुँचने से पहले ही वहाँ से चला गया। बारात को आए अभी कुछ ही देर गुजरी थी। सालिया मुनासिब अल्फाज में सबरीना को हालात से आगाह कर चुकी थी, जिस पर उन सबका यही फैसला था कि निकाह में मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। निकाह के लिए मौलवी साहब पहले ही उन दोनों बहनों के पास आए थे। आबरू और इसबा के साथ उस वक्त वो सब मौजूद थे। आबरू का निकाह पहले तय पाना था। मौलवी साहब निकाह शुरू कर चुके थे कि ताशफीन के वल्दियत में फैज़ान सिद्दीकी का नाम सुनते सालिया बेगम एकदम हैरान हुई थी, जबकि दूसरी जानिब भाई की हैसियत से खड़ा आफाक भी चौंका। राबी बेगम अपनी परेशानी में इस नाम पर गौर न कर सकी थी। आफाक के कानों में राबी बेगम की बातें गूंजने लगी थी, जबकि सालिया बेगम को सबरीना की कई बातें याद आने लगी, मगर आबरू के कबूल है कहने पर वो नाम ज़्यादा देर उन दोनों के जहन में ठहर न सका था। निकाहनामे पर दस्तखत करते आबरू की क्या कैफियत थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसे आज तक हयात साहब की इतनी कमी कभी महसूस न हुई थी जितनी आज उसे इस लम्हे हो रही थी। काश वो आज इस वक्त उसके साथ खड़े होते। उसके बाद इसबा का निकाह पढ़ाया गया था। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी के एक अहम सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी। निकाह के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। सालिया बेगम ने आगे बढ़ते हुए उन दोनों को गले लगाया। हयात साहब की कमी उन्हें हर लम्हे महसूस हो रही थी, मगर वो खुश थी कि आज वो अपना एक अहम फ़र्ज़ अदा कर चुकी है। खाने के टेबल पर इस वक्त वो चारों मौजूद थे। शाहज़ैन और शहरियार बिजनेस के मुतालिक फ़याज़ साहब से बात करते हुए खाना खा रहे थे कि अचानक फ़याज़ लासारी को सुबह वाली बात याद आई। मैंने एक फ़ैसला किया है। उनकी बात पर इस बार फ़ायका लासारी भी उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। मैं गुलबर्ग वाली ब्रांच शाहज़ैन के नाम कर रहा हूँ। फ़ायका बेगम का ग्लास तक जाता हुआ हाथ वहीं थम गया। अगले हफ्ते मैं एक मीटिंग में इस खबर को पब्लिकली अनाउंस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अब शाहज़ैन बजाते खुद अपना बिजनेस संभालें। वो खामोश हुए, जबकि फ़ायका लासारी के दिमाग में सोचों का एक जाल बनने लगा। डेट्स अ बिग न्यूज़ डैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। शहरियार ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की जानिब देखा। फ़ायका लासारी ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर खामोश हो गई। ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब ना था। और फ़ायका, अब तुम भी शाहज़ैन के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो, इसकी शादी के बारे में सोचो। फ़याज़ साहब की इस बात पर फ़ायका बेगम ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए अस्वाद में सर हिलाया, जबकि इस बार हैरान होने की बारी शाहज़ैन की थी। ओह, तो ये वजह थी इस ख्याल की। मगर डैड, 30 साल का होने वाला है ये, खुद तो इसे ज़िंदगी के किसी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं, सो तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। फ़याज़ साहब उसकी बात काटते हुए दोबारा फ़ायका बेगम को मुखातिब करते बोले, ये चीटिंग है डैड। ब्रांच वाली बात तक तो ठीक था, मगर आपके यह ख्याल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये इस किस्म के ख्यालात आपको एकदम से कैसे आने लगे? शाहज़ैन के सवाल पर फ़याज़ साहब दोबारा बोले, तुम खुद तो सीरियस हो नहीं सकते, सो मुझे ही तुम्हारे लिए ये सब सोचना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हमदान के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। कौन हमदान? गुफ्फार का बेटा, पिछले साल ही वो इंग्लैंड से पढ़कर आया है और अब यहाँ वापस आकर अपना बिजनेस संभाल रहा है। फ़याज़ साहब खामोश हुए। पर डैड, मेरा उससे क्या मुकाबला है? बात मुकाबले की नहीं है, मैं बस तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि तुम अब अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। वैसे भी 30 साल काफ़ी थे अय्याशियों के लिए। फ़याज़ साहब की बात पर शाहज़ैन मज़ीद कुछ कह रहा था, मगर फ़ायका बेगम का दिमाग फ़याज़ साहब के फैसले पर अटका था। निकाह के बाद वो दोनों दुल्हनों को बाहर हॉल में ले आए थे। ताशफीन के साथ बैठी आबरू और अफ़ाक के हमरा बैठी इसबा को देखते सालिया बेगम की आंखें बार बार नम हो रही थीं। उनकी बेटियां आज पराई हो गई थीं। स्टेज पर बैठे आबरू और ताशफीन मुसलसल आपस में मुख्तसर सी बातें कर रही थीं, जिस पर कभी आबरू मुस्कुराती तो कभी ताशफीन। अपने साथ अपनी बीवी की हैसियत से बैठी आबरू को देखता उसका दिल आज बहुत खुश था। उसकी आरज़ू और ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, जबकि दूसरी जानिब अफ़ाक की नज़रें आज अपने हमरा गर्दन झुकाए बैठी इस बात से हटने से इनकारी थी। खुद पर बढ़ती मुसलसल अफ़ाक की नज़रें महसूस करते इस बात की गर्दन मज़ीद झुकती जा रही थी। अफ़ाक का इंतखाब वाकई बहुत अच्छा था, फिर चाहे वो उसके साथ बैठी हुई उसकी बीवी हो या उसका पहना हुआ वो लहंगा, जो वाकई इस बात पर बहुत जच रहा था। स्टेज के पास सुरमई पेंट कोट में खड़ा ज़ावियार पैंट की पॉकेट में हाथ डाले आसपास नज़रें दौड़ाने में मसरूफ़ था। अभी कुछ ही देर पहले तो वो उसे नज़र आई थी कि अचानक वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसकी नज़रें उसे तलाश करने में मसरूफ़ थीं कि गुलाबी रंग के घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ ऑफ वाइट गरारा पहने नूर उसके पीछे आ खड़ी हुई। किसे ढूंढ रहे हो? उसकी आवाज़ पर वो हड़बड़ाया।
किसी को नहीं। सफाई से झूठ बोलते हुए वो उसकी जानिब पलटा जो उसके पीछे खड़ी थी। झूठ, वो भी मेरे सामने? वो इस्तज़ाइया अंदाज में बोली और एक जानिब इशारा करते उसे मुतवज्जा किया। वो देखो, सामने खड़ी है। ज़ावियर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो स्टेज से कुछ फासले पर एक टेबल के पास अकेली खड़ी थी। होठों पर आती मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते ज़ावियर बोलने लगा, वो मैं तो बस। हाँ, आप कोई और बहाना सोचो। उसकी बात पर ज़ावियर कुछ बोलने ही लगा था कि वो बोल पड़ी, अब मज़ीद वक्त मत ज़ाया करो, जाओ और हाँ, वो ब्रेसलेट याद से दे देना। वो मुस्कुराते हुए कहकर चली गई, जबकि उसकी आखिरी बात पर ज़ावियर की नज़रें उसे तब तक घूरती रही थी जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। जबकि ज़ावियर सर झटकते हुए रुतबा की जानिब चल पड़ा। वो स्टेज से कुछ फासले पर एक खाली टेबल के पास खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, जो बार बार ज़मीन पर गिर रहा था कि उसे सेट करते करते वो उसके कानों में मौजूद झुमकों से उलझ गया। शदीद उकताहट का शिकार होते हुए अब वो दुपट्टा झुमके से अलहदा करने लगी कि ज़ावियर कदम उठाता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ और खांसते हुए उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया, जिस पर वो एकदम पलटी। दोनों की नज़रें मिली। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो अब भी अपना दुपट्टा सेट करने में मसरूफ़ थी, जबकि ज़ावियर की नज़रें उसके चेहरे से होते हुए अब उसकी मेहंदी से सजे हुए हाथों पर पड़ी। फिर नज़रों का मरकज़ उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियाँ बनी। उसका फैसला आज पुख्ता हो गया था। निगाहों का मरकज़ एक बार फिर उसका चेहरा था। बिल्कुल ठीक, आप तो शादी की तैयारियों में इतनी गुम हो गई हैं कि भूल ही गई कि आपका कोई दोस्त भी है। ना कोई मैसेज, ना कॉल। वो रुतबा को मुखातिब करते बोला, जिस पर रुतबा उसकी जानिब देखते हुए बोलने लगी, तो दोस्त ने भी तो एक बार पूछना गवारा नहीं किया। इतने दिन अगर मैं मसरूफ़ थी तो वो भी तो मैसेज या कॉल कर सकता था कि उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मुकाबिल भी रुतबा थी, मगर वह अंदाज़ा ही ना कर पाई कि वो बोलते बोलते क्या कह चुकी हैं। यानी आप चाहती हैं कि आप मेरे ख्यालों का हिस्सा बने और मैं आपको याद करूं? अल्फाज को पकड़ने का हुनर ज़ावियर खूब जानता था। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो नज़रें आसपास घुमाती बोली, मगर मुझे तो कुछ ऐसा ही सुनाई दिया है। वो मुस्कुरा कर बोला, जिस पर इस बार रुतबा की जानिब से कोई जवाब न आया। खैर, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था। वो बात बदलता हुआ बोला, जबकि उसकी बात पर रुतबा ने आईब्रो उचकाते हुए उसकी जानिब देखा। शुक्रिया? किस लिए? सामने खड़ा ज़ावियर अब अपने कोट से एक सियाह रंग का डब्बा निकाल रहा था। मेरा फैसला आसान बनाने के लिए। ज़ावियर वो डब्बा टेबल पर रख चुका था, जबकि रुतबा उसकी ज़ुमाइनी बात और टेबल पर पड़े उस डब्बे के दरमियान उलझ चुकी थी। ये आपके लिए। इससे पहले कि रुतबा कुछ पूछती, वो उस डब्बे की जानिब इशारा करते जा चुका था। उसके जाने पर रुतबा उस डब्बे की जानिब पलटी और हाथ बढ़ाते हुए उसे खोलने लगी। डब्बे के खुलते ही उसका मुंह भी हैरत से खुला रह गया था। ये तो वही ब्रेसलेट, मगर ये ज़ावियर। वह कहते कहते एकदम रुकी। जहन के पर्दे पर उस दिन का मंजर लहराया और आहिस्ता आहिस्ता उसे सारा मामला समझ आ गया। नज़र दोबारा उस ब्रेसलेट पर पड़ी। लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले। डिबिया को बंद करते उसने एक कीमती चीज़ की तरह हाथ में उठाया और पलटते स्टेज की जानिब देखा, जहाँ ज़ावियर ताशफीन और आबरू के साथ बातें करने में मसरूफ़ था, जबकि एक खूबसूरत मुस्कुराहट अब भी उसके लबों पर मौजूद थी। फ़ायका बेगम कमरे में दाखिल हुई तो फयाज़ लाशारी बेड पर बैठे फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ थे। वो कदम उठाती उनके पास आ बैठी। वो काफ़ी देर यूं ही उनकी कॉल ख़त्म होने के मुंतज़िर रही कि कॉल करते ही फयाज़ लाशारी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। फयाज़ रुकें, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो उन्हें बाहर की जानिब बढ़ता हुआ देखकर बोली। हाँ कहो। वो अब वापस बेड पर बैठ चुके थे। आपको एकदम ये ख्याल कैसे आया? कैसा ख्याल? वो आबरू उचकाते हुए पूछने लगे। वही गुलबर्ग की ब्रांच शाहज़ैन के नाम कर देना। वो कदरे नाराज़गी से बोली, गोया वो खफा थी कि फ़ैसला सुनाने से पहले एक बार उन्हें फ़ायका बेगम से भी पूछना चाहिए था। ओह अच्छा, वो क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? वो फ़ायका बेगम का लहजा मद्देनज़र रखते हुए बोले। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर एकदम तो आपको ये ख्याल नहीं आया होगा। पहले ब्रांच का जिक्र और फिर एकदम शादी, जाहिर है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, एकदम तो ये ख्याल नहीं आया होगा। दरअसल मैंने सोचा कि तुमसे तो ये काम भी नहीं होगा, तो क्यों ना ये फ़िक्र भी मैं ही पाल लूँ। फयाज़ लाशारी उनकी बात काटते बोले, गुस्सा उनके लहजे से वाज़ेह था। ये आप क्या कह रहे हैं फयाज़? मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे भी वो सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बेटा है। फ़ायका लाशारी बोलने लगी। आपके मुताबिक तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, मगर मेरे ख्याल से वो बड़ा हो चुका है, अपने लिए खुद फैसले ले सकता है। मैं किसी भी मामले में उस पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती।
उसे इस हाल पर छोड़कर ही हमें यह दिन देखना नसीब हुआ है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हुआ। रही बात गुलबर्ग की ब्रांच की, तो वो उन्हें 40% शेयर पर खड़ी है जो शाहज़ैन के नाम है। उनके इस बात पर फाइका लाशारी ने अफसोस से आंखें बंद की। माजी में हुई कोताहियाँ उनके सामने आ रही थीं। पर मेरा ख्याल है कि शाहज़ैन के साथ साथ आपको शहरियार के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। वो अब असल मुद्दे पर बात कर रही थी। इसके लिए भी अभी मुनासिब वक्त नहीं आया है। वैसे भी वो अभी बहुत छोटा है, बिजनेस के बारे में वो अभी कुछ नहीं जानता। शाहज़ैन को मेरे साथ काम करते तकरीबन 7 साल हो गए हैं, जबकि शहरियार को अभी 7 माह भी नहीं हुए। सही वक्त आने पर उसको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। फयाज लाशारी अपनी बात मुकम्मल करते रहे, जबकि पीछे बैठी फाइका लाशारी माजी में की गई अपनी गलतियों पर पछता रही थी। कमरे में दाखिल होते उसने नज़र उठाकर आसपास देखा। फूलों से सजा कमरा उसी का मुंतज़िर था। वो महमल के साथ कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। फूलों की खुशबू उसके नथनों से टकराई। वो आज पहली बार कमरे में आई थी उसकी मालकिन बनकर। तुम आराम से ही बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। इसबा को बेड पर बैठाते महमल ने उसे मुखातिब किया। उसकी बात पर इसबा ने इस बात में सर हिलाते हुए और महमल कदम उठाती हुई बाहर चली गई। अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते वो आसपास नज़र दौड़ाते हुए कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरे की एक एक चीज़ बहुत नफासत से अपनी मखसूस जगहों पर पड़ी हुई थी, जो इस बात का सबूत था कि कमरे का मालिक बहुत नफीस किस्म का इंसान है। वो यूं ही आसपास देख रही थी कि नज़रें दीवार पर लगी अफ़ाक की तस्वीर पर ठहर गई। वो यूनिफॉर्म में ली गई एक खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें वो बेहद वजीहा नजर आ रहा था। उस तस्वीर को देखते उसके लब मुस्कुराहट में ढले कि नज़र सामने आईने में मौजूद अपने अक्स पर पड़ी। अपने लबों पर मुस्कुराहट देखते उसके रुखसार गुलाबी हुए और वो नज़रें आईने से हटाते अपने मेहंदी से सजे हाथों की जानिब देखने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि प्यास का एहसास होते उसने साइड टेबल की जानिब देखा कि नज़र साइड टेबल पर पड़े उस बुके पर पड़ी थी और नज़र वहीं ठहर गई। वह सुर्ख गुलाबों का कोई आम बुके नहीं था कि उसमें वो फूल मौजूद थे जिनकी तारीफ उस दिन इसबा ने अनजाने में अफ़ाक के सामने की थी। बेइख्तियार हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने वो बुके उठाया। आंखें बंद करते फूलों की खुशबू को अंदर उतारा और उसे अपनी गोद में रखा कि निगाह बुके पर लगे हुए कार्ड पर पड़ी। हाथ बढ़ाते वो कार्ड उतारा। कार्ड खोलते उस पर दर्ज अल्फाज उसकी नज़रों के सामने थे। वेलकम टू माई लाइफ मिसिस अफ़ाक। इस जुमले के नीचे एक सुर्ख रंग का छोटा सा दिल बना था। इसबा को ऐसे महसूस हुआ जैसे अफ़ाक उसके सामने बैठे ये बात कर रहा हो। उसने नज़रें झुकाते हुए उस बुके को सीने से लगाया। लबों पर एक मुस्कुराहट दर आई, जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट। सूरज की रोशनी आसमान पर छाए सारी तारीकी को निगल चुकी थी। एक नए रोशन दिन का आगाज़ हो चुका था। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद खिड़की के पास फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। आहट की आवाज़ पर वो पलटा कि नज़र वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती आबरू पर पड़ी, जो एक नज़र ताशफिन की जानिब देखते ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। वो ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहने फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था, मगर निगाहों का मरकज़ सामने गहरे सब्ज़ रंग की लंबी कमीज़ के साथ हम रंग ट्राउज़र में मलबूस आबरू थी। कमीज़ के दामन और आस्तीनों पर सुनहरे रंग के मोतियों का खूबसूरत काम था। सियाह बाल पुश्त पर बिखरे थे। वो बालों में ब्रश फेरते हुए उन्हें क्लेचर में कैद कर चुकी थी और अब सामने पड़े ज्वेलरी बॉक्स में से अपने लिए ज्वेलरी मुंतखब करने में मसरूफ़ थी। उसके बाएं हाथ की उंगली में एक डायमंड रिंग का इजाफा हो चुका था। एक नेकलेस निकालते उसने अपनी गर्दन के साथ लगाया कि ताशफिन, जो तब से उसे ही देख रहा था, उसकी गर्दन पर नज़र आते सुर्ख निशान देखकर ठिठका। कुछ लम्हे बाद वो फ़ोन काटते हुए उसकी जानिब बढ़ा। ताशफिन को अपनी जानिब आता देखकर आबरू भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ये आपको गर्दन पर क्या हुआ है आबरू? ये कैसे निशान है? आबरू ने फ़ौरन आईने में देखा। ज्वेलरी की वजह से हुआ है ये। कल की सारी ज्वेलरी काफ़ी भारी थी और मुझे ज्वेलरी पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, शायद इसीलिए एलर्जी हो गई है। वो अपना हाथ उन निशानात पर फेरती हुई बोली और दोबारा वो नेकलेस उठाते पहनने लगी। तो आप ये दोबारा क्यों पहन रही हैं? वो रुक गई। आप रहने दें, कुछ मत पहने, मगर इस तरह खाली अच्छा नहीं लगेगा, वो मध्यम आवाज़ में बोली। उसकी बात समझता ताशफिन आगे आया। तो कोई बहुत हल्का सा देख लें जिससे आपकी तकलीफ़ में इजाफा ना हो, बल्कि रुके मैं देखता हूँ। वो अब ज्वेलरी बॉक्स की जानिब मुतवज्जा था। कुछ देर बाद ताशफिन ने एक सुनहरे रंग का हल्का सा नेकलेस निकालते हुए उसकी जानिब बढ़ाया। ये देखें, ये ज़्यादा भारी नहीं है। आबरू ने हाथ आगे बढ़ाते वो नेकलेस थामा। ज़्यादा तो नहीं पता, मगर शायद ये आपकी ड्रेस के साथ भी अच्छा लगे, वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू ने मुस्कुराते हुए वो नेकलेस अपनी गर्दन से लगाया।
जिस पर ताशफिन फौरन बोला, परफेक्ट। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर हाँ, अगर आप कुछ ना भी पहनना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, आपकी आसानी से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। वो मुस्कुराकर कहता हुआ ड्रेसिंग टेबल से पीछे हटा और कदम उठाता अलमारी की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे खड़ी आबरू के कानों में उसकी कई आखिरी बात गूंज रही थी। वो ताशफिन की जानिब देखते हुए सोचने लगी कि आखिर क्या था ये शख्स जो हर किसी को लाजवाब कर देने वाली आबरू उसके सामने लाजवाब हो जाया करती थी। उसकी मामूली सी तकलीफ की भी उसे इतनी परवाह थी। आबरू की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते ताशफिन ने उस जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। कुछ कहना चाहती हैं? इस सवाल पर आबरू ने अस्वाद में सर हिलाया और कदम उठाती हुई उसके पास आई। किस लिए? सवाल फौरी था, हर बार बिना कहे मेरी बात समझ जाने के लिए। वह वाकई उसकी मशकूर थी। ताशफिन ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथ थामे। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं आबरू, हम दोनों के दरमियान मौजूद रिश्ते की ये ज़रूरत है कि हम बिना कहे एक दूसरे की हर बात समझ जाएं, क्योंकि अगर हमें भी एक दूसरे को बात समझाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े तो ये रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा। वो उसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ कि हम जिंदगी के इस सफ़र में हम सफ़र हैं, एक साथ चलने वाले। ना कोई बढ़तर है ना कोई कमतर। मैं आपके साथ बराबर का रिश्ता कायम करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। उसके हाथ अभी भी ताशफिन के हाथों में थे। ज़्यादा बड़े दावे या वादे नहीं करूँगा, मगर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगी। आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त, आपके मसाइल मेरे मसाइल, आपकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ। हम में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होगा, जो होगा हमारा होगा। मैं आपसे मोहब्बत और इज़्ज़त पर बना एक रिश्ता कायम करना चाहता हूँ और इस सब में मुझे आपका साथ चाहिए, तो क्या आप मेरे साथ देंगी? आबरू ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिलाया। शुक्रिया वकील साहिबा, वो मुस्कुराकर कहता उसके हाथ छोड़ चुका था। आप तैयार हो जाएं, फिर हम नीचे चलते हैं। वो ये कहता हुआ बेड पर बैठ चुका था, जबकि आबरू वापस ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। लॉन्च में टेबल राबिया बेगम की एक जानिब फैज़ान के साथ फातिमा बैठी थी, जबकि दूसरी जानिब महमल के साथ लाइबा मौजूद थी। राबिया बेगम कुछ देर पहले ही फैज़ान के साथ हॉस्पिटल से घर वापस आई थी। रात को डॉक्टर्स ने जलाल ताया को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया था। उन्हें एक बार फिर फालिज का अटैक आया था। उनके पूरे जिस्म में हरकत न होने के बराबर थी, सिर्फ आँखों की हरकत बाकी थी। डॉक्टर्स सायमा ताई को पहले ही जवाब दे चुके थे कि उन्हें अब वापस घर ले जाया जाए। इतने में राबिया बेगम की नज़र सीढ़ियाँ उतरते हुए अफ़ाक और इसबा की जानिब उठी। आसमानी रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ हम रंग दुपट्टा और पाजामा पहने इसबा अफ़ाक के हमरा सीढ़ियाँ उतर रही थी, जबकि उसके साथ चलता हुआ अफ़ाक भी आसमानी रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस था कि एकदम अफ़ाक ने झुककर इसबा के कान में कुछ कहा, जिस पर इसबा एक नज़र अफ़ाक की जानिब देखते जवाबन कुछ बोली, जिस पर अफ़ाक हंसने लगा, जबकि इसबा गर्दन झुकाते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। उन्हें देखते राबिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उनकी दायमी खुशियों और सलामती की दुआ की। टेबल के पास आते ही उन दोनों ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। राबिया बेगम मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का इशारा करती बोली। अफ़ाक ने पहले इसबा के लिए कुर्सी निकालते उसके बैठने का इशारा किया और फिर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कैसी हो? इसबा के साथ बैठी महमल ने उसे मुखातिब किया। इससे पहले कि इसबा कोई जवाब देती, महमल की नज़र उसकी गर्दन में लटके लॉकेट पर पड़ी, जिसके एक कोने पर एक नन्हा सा दिल लटक रहा था, जिसमें अंग्रेजी के 2 हर्फ कुंदे हुए थे, ए और आई। वाह भाई वाह! इसबा उसकी नज़रों का मरकज़ महसूस करते हुए मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। महमल दिल से उसकी तारीफ़ करती बोली कि उनकी समाज से अफ़ाक की आवाज़ टकराई। मामू की तबीयत अब कैसी है? वो राबिया बेगम को मुखातिब करता पूछ रहा था। क्या बताऊँ बेटा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, बस तुम सब दुआ करो कि अल्लाह भाईजान के लिए आसानियाँ पैदा करें। वो मुतफक्किर लहजे में बोली, जिस पर उनके अतराफ बैठे तमाम अफराद ने ज़ेरे लब आमीन कहा। बेगम साहिबा आपकी चाय, मुलाज़िमा फ़ायका लाशारी को मुखातिब करते बोली, जो लॉन्ज में सोफ़े पर बैठी अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। हाँ यहाँ रख दो। मुलाज़िमा चाय रखते हुए वापस चली गई, जबकि फ़ायका लाशारी ने मोबाइल बंद करते एक जानिब रखा और उनके दिमाग में रात फ़याज़ लाशारी से हुई बातें गूंजने लगी थी। वो हैरान थी कि एकदम फ़याज़ को शाज़िन की क्या फ़िक्र लाहक हो गई कि कंपनी की एक बड़ी ब्रांच वो उसके नाम कर रहे थे और फिर उसकी शादी। दिल में फ़ौरन ख्याल आया कि ये सोचना सिर्फ उनका ही नहीं, फ़ायका का भी फ़र्ज़ है। वो उनकी पहली औलाद, उनका बेटा है, मगर दिमाग उन्हें हकीकत का आईना दिखाने लगा कि वो उनका बेटा नहीं है
ان کی اولاد صرف شہریار ہیں۔ اگر فیاض صاحب سب کچھ شاہزین کے نام کر دیں گے تو شہریار کے لیے کیا باقی رہ جائے گا، جبکہ ان سب چیزوں کا حقدار صرف شہریار ہیں، شاہزین نہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی حق تلفی ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ انہیں رہ رہ کر ماضی میں کیے گئے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ شاہزین کی پیدائش کے بعد جب وہ پہلی بار اسے گھر لائی تھی تو اس وقت ان کے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ کہیں حقیقت اشکار ہونے پر فیاض لاشاری انہیں اور شاہزین کو گھر سے نہ نکال دیں۔ اسی مسئلے کا حل سوچتے ہوئے انہوں نے فیاض لاشاری سے ضد کرتے ہوئے کمپنی کے 40% شیئر شاہزین کے نام کروا دیے تھے، جس پر پہلے تو فیاض لاشاری راضی نہ ہوئے تھے، مگر پھر اپنی اولاد کی خوشی میں وہ ان کی یہ بات مان گئے۔ اپنی اسی فیصلے پر آج وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ اس وقت جلد بازی میں وہ فیصلہ نہ کرتی تو آج شاہزین شہریار کے حق پر قابض نہ ہو پاتا۔ انہیں فیاض کو روکنا تھا، مگر آخر وہ کیا دلیل پیش کر دیں گی؟ اپنے مطالبے کی دل نے فوراً ان پر ملامت کی۔ آخر وہ کیوں اپنے بیٹوں میں تضاد کر رہی ہیں؟ شاہزین کو چاہے انہوں نے پیدا نہیں کیا تھا، مگر اس کی تربیت پرورش سب کرنے والی وہی تو ہیں۔ وہ ان کا بیٹا تھا، ویسے بھی جو راز اتنے سال تک کسی کے سامنے نہ آ سکا وہ اب کیسے اشکار ہو سکتا ہے؟ اپنے دماغ میں آتے تمام خیالات کو جھٹکتے انہوں نے سامنے پڑا چائے کا کپ اٹھایا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، وہ کپ وہیں چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ان کا ارادہ آرام کرتے خود کو ذہنی سکون دینے کا تھا۔ اسٹیج کے سامنے کھڑی حرم ان چاروں کی تصویر لینے میں مصروف تھی۔ سرمئی پینٹ کوٹ میں ملبوس آفاق کے ساتھ سرمئی رنگ کے پاؤں تک آتی ہوئی لمبی فراک پہنے اسپا بیٹھی تھی، جبکہ آف وائٹ کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تاشفین کے ہمراہ آف وائٹ اور سنہرے رنگ کے امتزاج کے فراک پہنے ہوئے آبرو موجود تھی۔ فیضان بھائی کہاں ہیں؟ آئے نہیں ابھی تک؟ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑی صالحہ بیگم نے رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ کال کی ہے میں نے اسے، بس پہنچنے ہی والا ہے، کہا بھی تھا کہ ہمارے ساتھ آ جائے، مگر میری بات کہاں سنتا ہے وہ؟ رابعہ بیگم خفگی سے بولی کہ سبرینا قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ آج ہلکے سبز رنگ کے ساڑی پہنے نہایت ہی خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ان کے پاس کھڑی رہی کہ اتنے میں فیضان اور فاطمہ بھی لائبہ کے ہمراہ پہنچ گئے۔ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں فاطمہ ان تینوں کی جانب آتے ان سے ملنے لگی، جبکہ فیضان اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ فیضان کو اس جانب آتا ہوا دیکھ کر تاشفین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اور بہت معذرت کہ میں کل تم لوگوں کے اتنے اہم دن میں شامل نہیں ہو سکا، وہ تاشفین کو گلے لگائے بول رہے، جس پر کچھ فاصلے پر کھڑی سبرینا کی سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز، دل کی دھڑکن ایک دم تھم گئی۔ وہ پلٹی کہ نظر تاشفین پر پڑی جو کسی فیضان سے گلے مل رہا تھا۔ فیضان کی پشت پر سبرینا کی جانب تھی۔ سبرینا ان تینوں سے معذرت کرتے تیز دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھی۔ فیضان تاشفین سے الگ ہوتے ہوئے ان کے پاس ہی کھڑا تھا کہ تاشفین کی نظر اپنی جانب آتی سبرینا پر پڑی۔ یہ میری امو جان ہے فیضان صاحب، وہ مسکرا کر بولا، جس پر فیضان نے گردن موڑتے ہوئے سبرینا کی جانب دیکھا۔ آج 30 سال بعد ان دونوں کی نظریں ملی۔ صرف ایک لمحے میں وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ ایک جانب پچھتاوے اور ملال کا عنصر تھا، جبکہ دوسری جانب نہ پچھتاوا تھا، نہ ملال، نہ محبت، نہ نفرت۔ ان کے سینوں میں موجود دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ آس پاس موجود ہر شے ان دونوں کے لیے تھم چکی تھی۔ سبرینا، فیضان کے ہونٹوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا، جس کی آواز صرف وہ خود ہی سن سکتا تھا، جبکہ دوسری جانب کھڑی سبرینا کو اب سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ترستے تھے تکلم کو کبھی، اب یہ کوشش کہ تیرا ذکر نہ ہو، بات نہ ہو۔ کاش ڈھونڈے تو مجھے گھوم کے بستی بستی، اور دعا میری کبھی تجھ سے ملاقات نہ ہو۔ اور یہ آبرو کے تایا ہیں، وہ ان دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ وہ انجان تھا کہ ان کا تعارف الفاظ کا محتاج نہیں۔ سبرینا نے خود پر ضبط کیا اور بمشکل مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ کتنی اذیت ناک تھی، صرف وہی جانتی تھی۔ دوسری جانب کھڑے فیضان کو کچھ دیر تک تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر پھر ایک دم اس کے دماغ میں ڈھیروں سوال پیدا ہونے لگے تھے۔ ان دونوں نے ہی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی یوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں گے۔ سبرینا کے دماغ کے پردے پر کچھ دیر پہلے کا منظر لہرانے لگا، جب تاشفین فیضان سے گلے مل رہا تھا۔ کہیں وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا تو نہیں، مگر فیضان کے تاثرات اس خیال کے نفی کر رہے تھے۔ سبرینا کے لیے مزید وہاں کھڑا ہونا بے حد مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی واپس ان تینوں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے صالحہ حیران ہوئی۔ سبرینا، تم ٹھیک ہو؟ سبرینا فوراً اپنے تاثرات نارمل کرتی بولی، ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، آئے میں آپ سب کو مسز شیرازی سے ملواؤں۔
वो उन सब को लिए कुछ फासले पर बैठी अपने मेहमान से मिलवाने लगी, जिसका मकसद सिर्फ खुद से उन सब की तवज्जो हटाना था। जबकि फैज़ान की नज़र तब तक उसे देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ सिर्फ सबरीना ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी मौजूद था, जिसके वजूद से वो इतने साल से बेखबर था। कुछ देर बाद सबरीना टेबल पर बैठी गायब दिमागी से आसपास देख रही थी। उसे एक एक मंजर याद आने लगा। फैजी से हुई पहली मुलाकात से लेकर तलाक के कागजात तक, अहमद साहब की मौत की खबर से लेकर सकीना बेगम के जनाजे तक। उस एक शख्स की वजह से उसकी ज़िंदगी कैसे बदली थी वो कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। उसे सब याद आ रहा था, उसके वादे, फिर वादा खिलाफी, अपनी मोहब्बत और एतमाद की किरचियाँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ौरन यहाँ से भाग जाए, कहीं दूर जहाँ उस शख्स का साया तक मौजूद ना हो। एकदम उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी। कानों में उस रोज़ सायमा के बोले जाने वाले अल्फाज गूंजे। तो ये थी वो औरत जिससे शादी की खातिर फैज़ान ने उसे छोड़ दिया था। उसे राबिया बेगम की बात याद आई कि वो कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम था। इसके लिए दोबारा ज़िंदगी शुरू करना कितना आसान था। सारी तकलीफ तो सिर्फ उसकी किस्मत का हिस्सा थी। दूसरी जानिब फैज़ान का दिमाग अब कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहा था कि यकीनन उसके जाने के बाद सबरीना वापस अपने वालिदैन के पास चली गई होगी और इकलौती औलाद होने की वजह से वो उसे दोबारा कबूल कर चुके होंगे और शादी करते वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई होगी। उसने एक नज़र ताशफिन की जानिब डाली जो जावियर के साथ खड़ा था। ये सबरीना के बच्चे थे, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। यकीनन वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होगी। उसे उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा जिनकी वजह से फैज़ान खुद को उसका मुजरिम मानता आया था। वो ऐसे ही इतने साल पछतावों में घिरा रहा था, मगर एक सवाल ऐसा था जिनका जवाब उसे अब तक न मिला था कि ताशफिन के मुताबिक तो उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले ही हो गया था, तो फिर सबरीना के बाकी बच्चे। वो घर जाते ही इस बारे में राबिया बेगम से बात करने का इरादा रखता था। घर वापस पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में गई। वो हॉल से किस तरह खुद पर जब्त किए हुए घर पहुंची थी ये सिर्फ वही जानती थी। इतने सालों बाद वो यूं एकदम उनके सामने आया था। वो आज मान गई थी कि उनकी दुआओं में कोई असर नहीं, वरना वो ज़िंदगी भर कभी उनके सामने न आता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उस तारुफ से भी उसे मिलेंगी। वो अपने बेटे की खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकती थी, तभी खुद पर जब्त किए हुए घर आ गई थी। जहन में बार बार एक सवाल नमूदार हो रहा था कि क्या वो जानता था कि ताशफिन उसका बेटा है, मगर फिर उसके तासुरात याद आते। वो भी सबरीना की तरह हैरान था। वो यूं ही बेड पर बैठी सोचों में गुम थी कि नूर कमरे में दाखिल हुई। अम्मू जान, आपकी तबीयत ठीक है? वो उनका ज़्यादा पड़ता हुआ चेहरा देखकर बोली। नहीं, हाँ बेटा, वो बस शायद थकावट ज़्यादा हो गई है इसलिए। वो बेरब्त अल्फाज, नामुकम्मल बात। आप आराम करें अम्मू जान, मगर आपने तो कुछ खाया भी नहीं। मैं आपको दवाई कैसे दूँ? मुझे भूख नहीं बेटा, और दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तुम भी जाओ और आराम करो। उनकी बात पर नूर अस्पात में सिर हिलाते हुए चली गई, जबकि सबरीना अपनी साड़ी संभालते वॉशरूम में दाखिल हुई और आईने में अपना आँख सेकते आंखें पर क्या गया हर सब टूटने लगा। आंसू बहते हुए चेहरे तर करने लगे। वो काफ़ी देर यूं ही बेआवाज़ रोती रही कि कुछ देर बाद खुद पर काबू पाते कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गई। रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। बेड पर बैठते उनके हाथ पांव कांप रहे थे। न जाने ये कैसी कैफियत थी जो उन पर तारी हो रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे जिन्हें वो सख्ती से साफ करते हुए खुद को अजियत दे रही थी। जिस माजी को बुलाने के लिए कोशिश में वो अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार आई थी, आज वही माजी उनकी खुशियों के सामने आ खड़ा हुआ था। एक जानिब बेटे की खुशियों का सवाल था, तो दूसरी जानिब वो शख्स जिसे एक बार देखने से ही उनके तारीख माजी की एक बुरी याद उनके जहन में गर्दिश करने लगी थी। वो एक साल उनकी पूरी ज़िंदगी पर हावी होने लगा था। अहमद साहब का नाराज़ चेहरा, सकीना बेगम की मैयत, लोगों की बातें, ताने, अपने वीरान जवानी, ताशफिन का ससकता हुआ बचपन, क्या था जो उन्हें आज याद नहीं आया था? तुम क्यों एक बार फिर आ गए हो मेरे सामने फैज़ी, क्यों? वो रोते हुए मुसलसल यही जुमला दोहरा रही थी। मोहब्बत रेत जैसी थी। मोहब्बत ये गलत फहमी थी कि मोहब्बत ढेर सारी थी। मैं दोनों हाथ भर भर कर मोहब्बत को संभालूंगी, जमाने से छुपा लूँगी, कभी खोने नहीं दूंगी। मगर मैंने उसे डर से कि मोहब्बत ही ना खो जाए ये मुट्ठियाँ बंद रखी थी। मगर जब मुट्ठियाँ खोली तो दोनों हाथ खाली थे। मोहब्बत के सवाल ही थे, क्योंकि मोहब्बत रेत जैसी थी।
وہ हॉल से वापसी पर लॉन में इधर से उधर टहल रहा था। दिमाग में सवालात पड़ने लगे थे कि आखिर कराची से लाहौर कैसे आई। उसके एक शौहर का तो इंतकाल हो गया था, तो फिर वो बच्चे, साले बेगम से उसकी दोस्ती, आबरू से उसके बेटे का रिश्ता। इतने में राबे बेगम उसके पास आई। फैज़ान, तुम यहाँ? इधर आए आपा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो उन्हें लोन में लिए एक कोने में आ गया। सब खैर तो है फैज़ान भाईजान? वो समझी कि फैज़ान शायद जलाल ताया के मुतालिक उन्हें कुछ बताने वाला है। वो आबरू की सास, मेरा मतलब है सबरीना, वो यहाँ कैसे? वो अधूरे सवालात कर रहा था। क्या कह रहे हो फैज़ान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसके सवालात से उलझी। मेरा मतलब वो तो लाहौर में रहती थी, और उसका शौहर वो कौन था, और उसके बच्चे? उसके बेटे ने बताया था मुझे कि उसके बाप का इंतकाल उसकी पैदाइश से कबल हो गया था। और आप उसे कब से जानती हैं? कुछ सवाल उस बार भी अधूरे थे। तुम्हें क्या हो गया है फैज़ान? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? हम उन्हें अभी कुछ देर। वो रुकी, एकदम उन्हें कुछ याद आया। क्या तुम उसे जानते हो? जी आपा, ये वही सबरीना है, वही। वो उनके हाथ थामते हुए बोला। वो ठिठकी, उनका दिमाग कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने लगा। यही तो मैं हैरान हूँ कि वो यहाँ लाहौर कैसे? यानी ताशफिन तुम्हारा बेटा है? फैज़ान की बात अधूरी रह गई। राबी बेगम का जुमला उसकी कुव्वत गोयाई सुलभ कर चुका था। अगर ये सबरीना वही है तो ताशफिन तुम्हारा बेटा है फैज़ान। फैज़ान हक दक उनकी बात सुन रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपा। मैं देखो फैज़ान, निकाह के वक्त उसके वल्दियत में तुम्हारा नाम था फैज़ान सिद्दीकी का। मुझे आफाक ने बताया था, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हुई थी। पर फिर मैंने सोचा कि एक नाम के तो बहुत से लोग हो सकते हैं, और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। पर वो तुम्हारा ही नाम था, यानी वो तुम्हारा बेटा। अल्लाह! वो खुद भी शौक और खुशी में रिजले कैफियत में थी। पर क्या तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं था? फैज़ान खामोश रहा और उनके हाथ छोड़ता हुआ पीछे हटा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ा। फैज़ान, फैज़ान रुको! वो उसे रोकती रह गई, मगर फैज़ान उनकी हर पुकार अनसुनी करता गाड़ी में बैठते गेट से बाहर निकल गया। उसे किचन से निकलते हुए एकदम अम्मा जान का ख्याल आया। वो कदम उठाती उनके कमरे की जानिब चल गई। सबरीना के कमरे की लाइट्स ऑन थी, यानी वो अभी तक जाग रही थी। वो हैरान हुई। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र सबरीना पर पड़ी, जो लिहाफ ओढ़े बेड पर लेटी थी। नूर उनके पास गई। सबरीना का चेहरा दूसरी जानिब था। अम्मो जान, उसने आहिस्ता से पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। अम्मो जान, दूसरी बार पुकारने पर भी कोई जवाब न आया। अम्मो जान, तीसरी बार पुकारते हुए उसने हाथ उनके कंधे पर रखा, जिस पर वो नूर की जानिब मुड़ी और आंखें खोलते हुए उसकी जानिब देखा। अम्मो जान, क्या हुआ है आपको? उनकी सुर्ख होती हुई आंखें देखते वो मुतफक्किर लहजे में बोली। आप ठीक तो हैं? वो उनका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोली, जिस पर सबरीना नीम व आंखें से उसे देखती हुई रही। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है अम्मो जान, वो परेशानी से कहती हुई उठ खड़ी हुई और भागकर ज़ावियर के कमरे की जानिब गई। कुछ देर बाद सबरीना को वो दोनों भागते हुए अपनी जानिब आते हुए दिखाई दिए। ज़ावियर ने तेज़ी से उनके पास बैठते हाथ उनके माथे पर रखा। आपको बहुत तेज़ बुखार है अम्मो जान, हमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना होगा। वो उठने लगा कि सबरीना ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस ताशफीन। तेज़ बुखार के बाद वो अपनी बात भी मुकम्मल न कर सकी। ताशफीन का नाम लेते ही आंसू उनकी आंख से निकलते उनके रुखसार पर आ गिरा, जिसे साफ करते ज़ावियर उठ खड़ा हुआ। मैं अभी भाई को फ़ोन करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, उसे फ़ोन मत करना, वो बहुत परेशान हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, वो नकाहत ज़दा आवाज़ में बोली। मुझाना, अगर हमने भाई को ना बताया तो वो हमसे सख्त नाराज़ हो जाएंगे। आप इस बारे में परेशान मत हो। वो बोलता हुआ ताशफीन को कॉल मिलाने लगा। उसने एक नज़र कमरे की सजावट की जानिब डाली। ये यकीनन रुतबा का ही काम था। वो अपना भारी जोड़ा संभालते हुए कमरे में दाखिल हुई। ताशफीन बाहर सालिया बेगम के साथ बैठा था। वो दोनों वलीमे के बाद उनके साथ घर आए थे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। आज के इवेंट की ज्वेलरी कल के मुकाबले में काफ़ी हल्की थी। वो यूं ही खड़ी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी कि समाज से फ़ोन की बेल की आवाज़ टकराई। ये ताशफीन का फ़ोन था। उसकी नज़र बेइख्तियार घड़ी की जानिब गई, जो रात का 1 बजा रही थी। उसे एकदम परेशानी ने आन घेरा और वो कदम उठाती हुई बाहर गई, जहाँ ताशफीन फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। तुम परेशान मत हो साबी, मैं आ रहा हूँ। कॉल काटते उसकी नज़र सामने खड़ी हुई आबरू पर पड़ी, जो अब तक वलीमे के जोड़े में खड़ी थी, जबकि आबरू उसके चेहरे की जानिब देख रही थी, जिससे परेशानी वाज़ेह थी। ताशफीन ने साले बेगम की जानिब देखते उन्हें मुखातिब किया। आंटी, अम्मो जान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत माजरत, मुझे इसी वक्त उनके पास जाना होगा। वो अफसरदा लहजे में बोला।
इसमें माजरत करने वाली कोई बात नहीं है बेटा, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए। साले बेगम की बात पर आबरू फ़ौरन बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। ताशफिन ने आबरू की जानिब देखा। नहीं आबरू, आप रहने दें, मैं अकेला चला जाऊँगा। आप? नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी, आप बस मुझे 5 मिनट दें, मैं अभी आती हूँ। वो ये कहते हुए तेज़ी से वापस कमरे में चली गई, जबकि ताशफिन एक आसूदा मुस्कुराहट होठों पर सजाए अपने इंतखाब की जानिब देखता रहा। वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, कानों में राबिया बेगम की बातें गूंज रही थीं। वो उसका बेटा था, उसकी औलाद, और उसे कुछ खबर तक न थी। उसे बार बार ताशफिन से हुई पहली मुलाकात याद आ रही थी कि उसे पहली नज़र देखते ही उसे अपनायत का एहसास हुआ था। उसने मोबाइल निकालते हुए शादी की एक तस्वीर निकालते ताशफिन का चेहरा जूम किया। वो कैसे उसके नक्श पर गौर नहीं कर पाया था। उसकी आंखें, उसकी नाक, वो हूबहू उसके जैसा था, मगर फिर फ़ौरन ताशफिन की बात याद आते उसकी रगें तन गई। वो अपने बाप को मरा हुआ जानता था। उसकी औलाद उसके सामने बैठे हुए अपने बाप की मौत का जिक्र कर रही थी। गुस्से से मोबाइल साथ वाली सीट पर फेंका। ये सब सबरीना का कसूर था। उसने जानबूझकर उसे उसकी औलाद से महरूम रखा था। वो अपनी गलती मानता था कि उसे यूं सबरीना को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मगर उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा। वो मजबूर था अपने वालिदैन के आगे, मगर वो तो उससे रुजू कर सकती थी, न अपनी औलाद के लिए। शायद वो इसी के ज़रिए उसकी जगह अपने घर में बना पाता, उसे अपनी बीवी का मकाम देते, खानदान का हिस्सा बना पाता। वो इन सोचों में अपनी हर गलती फरामोश कर चुका था कि कैसे सबरीना को तलाक के कागजात भेजने के बाद वो 3-4 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर चुका था। उस वक्त वो किस असियत से गुजरी थी वो नहीं जानता था। बेयारो मददगार थी, फैज़ान के अलावा उसका कोई और सहारा ना था। उसे गिला था तो सिर्फ इस बात का कि सबरीना ने उसे उसकी औलाद से मुताल्लिक बेखबर रखा था। उसे इस वक्त सबरीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी औलाद से महरूम रहा सिर्फ उसकी वजह से। उसे याद आने लगा था कि कैसे वो फातिमा से निकाह के बाद सारिम के साथ कराची गया था। 2-3 दिन तक वो उसे हर मुमकिन जगह पर ढूंढता रहा, मगर वो उसे नहीं मिली। वो उस फ्लैट पर गया था जहाँ वो दोनों रहते थे, फिर उसके घर गया था, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली। फ़ोन कॉल्स पर भी हर बार उसका नंबर बन जाता। उस रोज़ से ही वो पछतावे में घिर गया था कि कहीं उसकी वजह से सबरीना मुश्किलात में न पड़ जाए, मगर आज उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश वो उसे उस वक्त तो अपनी औलाद के बारे में बता देती तो आज हालात ऐसे न होते। मगर उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसे पछतावों में धकेलते हुए खुद दूसरी शादी कर ली और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी। वो फैसला कर चुका था कि वो अपने तमाम सवालों का जवाब उससे ज़रूर लेगा। ताशफिन का चेहरा साफ परेशानी जाहिर कर रहा था। वो पूरा रास्ता खामोशी से गाड़ी चलाता आया था। पूरा रास्ता उसके और आबरू के दरमियान कोई बात न हुई थी। घर पहुंचते वो तेजी से गाड़ी से उतरा। आबरू उसका कोट उठाते गाड़ी से उतरी कि नज़र कुछ फासले पर खड़े ताशफिन पर पड़ी, जो उसका मुंतजिर था। वो तेजी से उसके पास आई और वो दोनों 7 कदम उठाते अंदर दाखिल हुए। सबरीना के कमरे में पहुंचते उनकी नज़र सामने बैठे हुए नूर और सावियार पर पड़ी। ताशफिन तेजी से अपनी अम्मू जान की जानिब बढ़ा। अम्मू जान, उन्हें पुकारते हुए वो उनके पास बैठ चुका था। सबरीना ने आंखें खोलते उसकी जानिब देखा। ताशफिन, तुम यहाँ? बेटा, वो मध्यम आवाज़ में बोली कि नज़र सामने खड़ी आबरू पर पड़ी, जिसके चेहरे पर मेकअप के मिटे मिटे निशान थे, और फिर खफगी से सावियर की जानिब देखा। मैंने तुम्हें मना किया था ना सावी कि इन्हें परेशान मत करो, मगर आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मू जान? ताशफिन उनका चेहरा हाथों में लेते हुए बोला। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा, मेरी वजह से तुम लोग डिस्टर्ब हो गए। ऐसी बात नहीं आंटी, आपकी सेहत से ज़्यादा हमारे लिए कुछ अहम नहीं है। आबरू भी कदम उठाते हुए उनके पास आ बैठी। आबरू बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मू जान, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं। ताशफिन ने सबरीना का हाथ होठों से लगाते हुए बोला, जबकि नजरें सबरीना की सुर्ख होती हुई आंखों पर थी, जो रोने की ज़्यादती की वजह से लाल हो गई थी। वो समझ चुका था कि मामला कुछ और था। कुछ देर बाद वो सबरीना को ड्रिप लगा चुका था। बुखार के साथ साथ उनका बीपी भी बहुत लो था। ड्रिप खत्म होते वो वहीं बैठे उनसे हल्की फुल्की बातें करते रहे कि सबरीना आबरू की जानिब देखते बोली, सॉरी बेटा, मैं वाकई बहुत माजरत। ऐसे मत कहें आंटी, आप मेरी अम्मी जैसी हैं और मैं माजरत करती अच्छी नहीं लगती। वो मोहब्बत से उनका हाथ थामते हुए बोली थी, जिस पर ताशफिन ने उसकी जानिब देखा। वो रिश्तों का एहतराम और इज्जत करना जानती थी। नूर, तुम जाओ और अम्मू जान के लिए कुछ खाने को ले आओ। ताशफिन के मुखातिब करने पर नूर उठ खड़ी हुई। जी भाई। वो अस्पात में सर हिलाते हुए चल पड़ी, जिस पर आबरू भी अपनी जगह छोड़ती हुई उठी। ताशफिन ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैं नूर के साथ हूँ।
वो ये कहते हुए कदम उठाती बाहर चली गई। ज़ावियर भी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गया था। अब कमरे में सिर्फ ताशफीन और सबरीना मौजूद थे। ताशफीन ने आगे बढ़ते हुए सबरीना का हाथ थामा। अम्मू जान, क्या हुआ है आपको? वो जानता था कि कोई बात है जो सबरीना इससे छुपा रही है। कुछ भी नहीं बेटा, बस वो थकावट। आपको पता है ना अम्मू जान कि आपकी आंखें झूठ बोलते वक्त आपका साथ नहीं देती। वो उनकी बात काटते हुए बोला। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, वो नजरें चुराते हुए बोली। मुझसे तो मत छुपाए अम्मू जान। वो मजिद हुआ, जबकि दूसरी जानिब सबरीना उसे क्या बताती कि ये खबर उसकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। जो भी बात है खुलकर कहें। वो उन्हें खामोश देखता हुआ दोबारा बोला, जिस पर सबरीना ने गहरी सांस लेते हुए बात का आगाज़ किया। आज मैंने उसे देखा। किसे? वो उलझा। तुम्हारे बाप को। ताशफीन को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। कहाँ? सख्त तासुरात लिए उसने अगला सवाल पूछा। तुम्हारी शादी में। ये इंकशाफ ताशफीन के लिए बहुत भारी था। मैंने इतने साल बाद उसे देखा ताशफीन। वो कोई और नहीं बल्कि आबरू का ताया फैज़ान है। वो वही है, तुम्हारा बाप है ताशफीन। वो रोने लगी। ताशफीन की गर्दन उनके हाथों पर ढली हुई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स, उसका बाप, उसकी रगें तन गई। ये खबर तुम्हें देकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी बेटा। वो मुसलसल रो रही थी। ताशफीन को फैज़ान से हुई अपनी पहली मुलाकात याद आई और वो सबरीना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोलने लगा। मत रोए अम्मू जान, मत रोए। वो अब उनके आंसू साफ कर रहा था। मेरा बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन आपको तलाक के कागजात मौसूल हुए थे। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी ज़िंदगी सब आप हैं। उसका लहजा बहुत सख्त था। जिस शख्स ने हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही ना थी, उसके होने या न होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेहद सख्त अल्फाज अदा कर रहा था। मगर बेटा, वो वापस आ गया है। वो तुम्हें। वो फिर रोने लगी। खुद को हल्का करना छोड़े अम्मू जान, परेशान मत हो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप तक आने वाली हर बात, हर जुमला पहले मेरी ज़ात से गुजर कर आप तक आएगा। मेरे होते हुए कोई आपके खिलाफ कुछ भी कहे या आपको परेशान करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं। वो उनकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। मुझ पर भरोसा रखें अम्मू जान, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सबरीना सामने बैठे अपने बेटे को देख रही थी, जो उनकी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी था। मुझ पर एतबार है ना अम्मू जान? खुद से ज़्यादा। वो ताशफीन का माथा चूमते बोली। इतने में नूर और आबरू कमरे में दाखिल हुई। नूर ने खाने की ट्रे सबरीना के पास बेड पर रखी, जबकि आबरू की नज़र ताशफीन पर थी, जिसके चेहरे के तने हुए तासुरात देखते आबरू हैरान हुई। वो दोनों सबरीना के पास बैठ गई, जबकि ताशफीन कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। सबरीना के कमरे से निकलते आबरू और नूर लॉन्ज में आई। ताशफीन उसके बाद उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया था। आबरू कदम उठाती अपने कमरे की जानिब चली गई, पर ताशफीन वहाँ भी मौजूद ना था। वो वापस लॉन्ज में आई थी। ये घर उसके लिए नया था। कौन सा कमरा कहाँ था उसे इल्म ना था। वो यूं ही आसपास देख रही थी कि नूर ने उसे मुखातिब किया। भाभी, कुछ चाहिए आपको? आबरू ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ लम्हे खामोशी उनके दरमियान हाइल रही। भाई शायद अपने स्टडी रूम में हो। नूर की आवाज़ पर आबरू ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। वो समझ गई थी कि आबरू किसकी तलाश में है। अब अगला सवाल ये था कि स्टडी रूम आखिर कहाँ है। ड्राइंग रूम के साथ दाएं जानिब है स्टडी रूम। नूर ने उसकी अगली मुश्किल भी आसान की थी। वो कदम उठाते ड्राइंग रूम की जानिब चल पड़ी थी। उसने कुछ फासले से ही देखा कि स्टडी रूम की लाइट ऑन थी। वो अंदर दाखिल हुई कि नज़र ताशफीन पर पड़ी, जो सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था, जबकि हाथ में मौजूद पेन घुटने पर रखे नोटपैड पर मुसलसल लाइंस बनाने में मसरूफ़ था। उसके चेहरे से बरहमी और गुस्सा वाज़ेह था। आबरू सोफे पर उसके पास जा बैठी। आहट की आवाज़ पर ताशफीन ने आंखें खोलते हुए उसकी जानिब देखा। नोटपैड पर चलता हुआ हाथ रुक गया। ताशफीन की आंखों में मौजूद तासुफ, परेशानी आबरू महसूस कर सकती थी। ताशफीन, सब ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आबरू के सवाल पर ताशफीन ने एक नज़र उसकी मेहंदी लगे हुए हाथों की जानिब देखा। चेहरे के तासुरात कुछ नॉर्मल हुए। होठों को एक अफसरदा मुस्कुराहट ने छुआ। उसकी खुशियों को हर बार किसी की नज़र लग जाती थी। सब ठीक है ना ताशफीन? वो वाकई उसके लिए परेशान थी। वो उसकी शरीक हयात थी। हर बात जानना उसका हक था। कॉफ़ी पियेंगी? आबरू ने हैरत से उसकी जानिब देखा। जी? अपने सवाल का ये जवाब अब सुनते वो उलझी। कॉफ़ी पियेंगी? ताशफीन ने अपनी बात दोहराई। कुछ समझ न आने पर आबरू ने अस्पात में सर हिलाया।
ताशफिन उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ आबरू की जानिब बढ़ाया, जिसे थामते वो भी उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो दोनों किचन में खड़े थे। आबरू पास खड़ी उसे कॉफ़ी बनाते हुए देख रही थी, जबकि ताशफिन अब 2 कप शेल्फ पर रख रहा था। आबरू ने किचन में आते ही उसे कहा था कि कॉफ़ी बना देगी, जिस पर ताशफिन ने हंसते हुए उसे जवाब दिया था कि नई नवेली दुल्हन से सबसे पहले मीठा बनवाना चाहिए, ना कि कड़वी कॉफ़ी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो 2 कप कॉफ़ी के तैयार कर चुका था और अब उसका रुख एक बार फिर स्टडी रूम की जानिब था। ट्रे टेबल पर रखते उसने 1 कप आबरू की जानिब बढ़ाया। थैंक यू, आबरू ने कप थामते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए वो अब अपना कप उठा रहा था। आबरू अब उसके बोलने के मुंतज़िर थी और बिलाखिर कुछ देर बाद ताशफिन ने बात का आगाज़ किया। मैंने कल आपको अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत के बारे में बताया था कि कैसे मैं पैदाइश से पहले ही यतीम हो गया था और मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। वो उसे सुन रही थी। वो कल रात आबरू को अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत से आगाह कर चुका था। मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ अगर मेरी माँ है तो एक ऐसा शख्स भी है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। उसने आबरू की जानिब देखा। उसके लहजे में उस शख्स के लिए नफ़रत आबरू बखूबी महसूस कर सकती थी। वो शख्स कोई और नहीं, मेरा बाप है। उसके लहजे में एकदम आती सख्ती आबरू ने भी महसूस की थी। वो आज उसे पहले से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। मेरी माँ ने अपनी एक गलती की सज़ा पूरी उम्र काटी है। उन्होंने उस एक खता की इतनी सज़ाएं पाई हैं जिसका कोई शुमार नहीं। उसके लहजे में दर्द था, अज़ियत थी, और उन सब का कसूरवार सिर्फ एक शख्स है, मेरा बाप। और इतने सालों बाद वो आज हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो रुका, आबरू की जानिब देखा। आपके ताया फैज़ान सिद्दीकी हैं। आबरू को कॉफ़ी का जायका एकदम बहुत कड़वा महसूस होने लगा। उसे लगा उसे नाम सुनने में कोई गलती हुई है। फैज़ान ताया, आबरू ने वो नाम दोहराया, जिस पर अस्बात में सर हिलाते हुए ताशफिन ने उसके हर वहम को दूर किया था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठा सिगरेट होठों से लगाए गहरे कश ले रहा था। उसकी तबीयत आज फिर कुछ ख़राब सी थी, मगर उसके बावजूद भी वो सिगरेट नोशी को तर्क नहीं कर पा रहा था। ये आदत उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी, जिसे छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था, और वो खुद भी इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता था। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए वो सिगरेट उठाता था, पर डॉक्टर से हुई इस मुलाकात के बाद जब भी उसकी तबीयत में कुछ बदलाव आता था तो उसे एक अजीब सी फिक्र लाहक हो जाती थी कि अगर उस डॉक्टर की कही बातें सच हुई तो क्या होगा। मगर तबीयत में बेहतर आते ही वो हर बात फरामोश करते हुए अपनी असली लापरवाही इख्तियार कर लेता। मगर कल फयाज साहब की बातें उसे एक नए पहलू से सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। वो अब मालिक के तौर पर खुद एक कंपनी संभालने वाला था, जिसके साथ फयाज लाशादी की दूसरी शर्त उसकी शादी थी। न जाने क्यों उसके दिमाग में ढेरों वसवसे जगह लेने लगे थे कि अगर उस नई ज़िंदगी की शुरुआत में ही उसे कुछ हो गया, ये ज़िंदगी के कुछ मराहिल तय करते वो ज़िंदगी की बाजी हार गया तो क्या होगा। उसे खौफ आने लगा था, सब खत्म हो जाने से, मौत से। कुछ लम्हे खामोशी उन दोनों के दरमियान हायल रही, जिसे कुछ देर बाद ताशफिन की आवाज़ ने तोड़ा। आज शादी में अम्मू जान ने आपकी ताया, मेरा मतलब मेरे बाप को देखा था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह भी उस शख्स का यूँ सामने आना है। उसकी हर बात आबरू को हैरत में मुब्तला कर रही थी। उसके हाथों में होती कपकपाहट आबरू महसूस कर सकती थी। मुझे सच में ये मालूम नहीं था कि वो बोलने लगी कि ताशफिन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मुझे मालूम है आबरू कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अगर आपको मालूम होता तो निकाह के वक्त आप मेरी वल्दियत पर सवाल ज़रूर उठाती। आबरू खामोशी से उसे देखती रही। आपको बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं इस मामले में आपको कसूरवार ठहरा रहा हूँ कि आपका ताल्लुक़ मेरे बाप के ख़ानदान से है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप मेरी बीवी हैं आबरू, मेरी हमसफ़र हो। आपको मेरी हर राज का इल्म होना चाहिए। आबरू का हाथ अब भी उसके हाथ में था। उसका लहजा, उसकी आवाज़, हर एक दर्द वाज़ेह था। मगर फैज़ान ताया और आंटी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अब तक शौक में थी। आपको पता है आबरू, मेरा वजूद इस दुनिया में आने से पहले और बाद में अगर सवाल निशान बना है तो सिर्फ मेरे अपने बाप की वजह से। मेरी माँ ने मुझे जिस तरह पाला है मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। ताशफिन के लहजे में सबरीना के लिए सिर्फ मोहब्बत थी। वो आज उसके सामने बैठा अपनी माँ से मोहब्बत और बाप से नफ़रत का इजहार कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मुझे आज तक मेरे बाप के खिलाफ कुछ नहीं कहा,
जबकि हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल की वजह सिर्फ वो ही थे। आबरू खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। उसका दिल मुसलसल एक ही सवाल कर रहा था कि क्या उसकी खुशियाँ इतनी मुख्तसर थीं। वो जानती थी कि जब ये बात सब पर खुलेगी तो क्या होगा, उनके दरमियान कायम हुआ ये रिश्ता क्या बरकरार रह पाएगा। कि एकदम दिमाग में एक सवाल नमूदार हुआ, ताशफीन, क्या उन्हें मालूम है कि आप उनके बेटे हैं? ताशफीन ने नफ़ी में सर हिलाया। तलाक के बाद उन्होंने एक बार भी हमें पलट कर नहीं देखा। वो खामोश हुआ। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हुए कि ताशफीन की नज़र आबरू के चेहरे पर पड़ी। वो बेहद परेशान नज़र आ रही थी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आबरू। इस सारे मामले से मेरे और आपके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न सिर्फ इस बात से बल्कि आने वाली ज़िंदगी में भी हम दोनों के दरमियान कभी भी किसी इख्तलाफात की वजह कोई तीसरा नहीं होगा। वो उसके दोनों हाथ थामे उसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था, रिश्ते हम दोनों ने जोड़ा है, हम ही निभाएंगे। आपको बस मेरे फैसलों में मेरा साथ देना होगा। मेरा साथ देंगी ना? उसके सवाल पर आबरू ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। आपके हर जायज़ और दुरुस्त फैसले में आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। उसकी बात पर ताशफीन के होठ एक आसूदा मुस्कुराहट में ढले। वो दोनों मुश्किलात से लड़ते हुए इस मकाम पर पहुँचे थे। खुशियों पर उनका भी हक था, मगर उन्हें हर बार इन खुशियों की एक भारी कीमत उठानी पड़ती थी। आसमान पर चमकता सूरज अहले ज़मीन को हरारत और रोशनी फराहम कर रहा था। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका था। वो दोनों सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था, जबकि जावियार और नूर पास खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। आबरू और ताशफीन को उस जानिब आता देखकर वो दोनों खामोश हो गए। अम्मू जान कहाँ हैं? ताशफीन ने उनके पास पहुँचते सवाल किया। अपने कमरे में, जवाब जावियार की जानिब से आया था। ताशफीन ने कदम सबरीना के कमरे की जानिब बढ़ाए ही थे कि उसे सामने से सबरीना उस जानिब आती हुई दिखाई दी। चेहरे पर मुस्कान लिए वो उन्हीं की जानिब आ रही थी। ताशफीन का दिल बेइख्तियार किसी ने मुट्ठी में लिया था। उसकी माँ इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद भी सिर्फ उसकी खुशियों के खातिर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास थी। ताशफीन ने आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने साथ लगाया। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहुत बेहतर हूँ। सबरीना ने मुस्कुराते हुए ताशफीन को जवाब दिया। आए नाश्ता करते हैं। वो उन्हें लेते हुए टेबल की जानिब आया। कुछ देर बाद वो सब नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। आबरू की नज़र बार बार सबरीना की जानिब उठती। वो उनकी हिम्मत और बहादुरी से बेहद मुतासिर हुई थी। रात में हुई उस इंकशाफ के बाद भी वो सिर्फ उनकी खातिर खुद को मुतमईन और पुरसुकून जाहिर कर रही थी। आबरू बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? सबरीना ने मोहब्बत भरे लहजे में उसे मुखातिब किया, जिस पर उसकी नज़र अपनी प्लेट की जानिब गई, जिसमें रखा हुआ खाने का एक लुकमा भी उसने नहीं लिया था। ताशफीन ने जूस का जग उठाते जूस गिलास में डाला और उसे आबरू की जानिब बढ़ाया। नाश्ते से फारिग होते हुए वो वहीं लॉन्च में बैठे थे कि सानिया बेगम सबरीना की अयादत के लिए आ गई। कुछ देर वो उन्हें के साथ बैठी रही कि पास बैठे आबरू ने मध्यम आवाज़ में उन्हें मुखातिब किया। आप अकेली आई हैं अम्मी? आबरू को उन्हें अकेला देखकर हैरत हुई थी। हाँ बेटा, अगर उन दोनों में से किसी एक को साथ ले आती तो दूसरी घर पर अकेले रह जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद अकेली ही चली जाऊँ। सानिया बेगम ने वजाहत दी। मगर अम्मी, आप एक बार मुझे तो बता देती। मैं अच्छा बेटा, आप छोड़ो इस बात को, तुम मुझे ये बताओ कि सब ठीक तो है ना? उन्हें सबरीना के यूं एकदम बीमार हो जाने पर कुछ तशवीश हो रही थी। कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें खबर न थी। उनके सवाल पर कुछ लम्हे आबरू खामोश रही, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती ताशफीन ने उसे मुखातिब कर लिया और सानिया बेगम का सवाल वही रह गया, जिसका जवाब कुछ देर में उन सबको मिलने वाला था। जी, तो यहाँ होता है ये पार्ट कंप्लीट और अब दोनों को मालूम हो गया सबरीना और फैज़ान को एक दूसरे के बारे में। लेकिन मुझे अब फैज़ान पर फिर गुस्सा आ रहा है। शुरू से तो मुझे पसंद नहीं था कैरेक्टर, लिखा ही ऐसा है, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसकी साइड की तुमने स्टोरी सुनी नहीं है और अपने पास से ही सब कुछ सोच लिया है कि हाँ सबरीना की गलती थी, सबरीना ने नहीं बताया। अरे वो कैसे बताती तुम्हें? फ़ोन तुमने बंद कर दिया था, एड्रेस उसके पास था नहीं, और सारिम ने अपनी तरफ की सिर्फ स्टोरी सुनाई और फ़ोन उसने भी बंद कर लिया, तो वो कहाँ से बताती फिर? और अब सारे उस पर इल्ज़ाम डाल दिया। फिर सही बताऊँ तो मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा गलती फैज़ान की लगती है कि उसकी ही गलती की वजह से शुरू से उसने ही गलत फैसले लिए थे और सबकी ज़िंदगी ख़राब हुई उसकी वजह से, फ़ातिमा की भी, सबरीना की भी, और फिर अपनी भी खुद ख़राब करी है। और अब गलत हो गई तो सबरीना, हद है। और अब देखते हैं फिर ताशफीन का रिएक्शन क्या होगा जब इन दोनों के अब मिलेंगे तो, क्योंकि ताशफीन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।